हेलो पीपल, आई होप डूइंग वंडरफुल। चलिए यारों, आशा करता हूं मैं कि आप बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं। आशा करता हूं मैं कि आप लोग बहुत ज्यादा जबरदस्त है यारों। चलिए, ये टाइमर लगा दिया और इसके हिसाब से हम पढ़ाई शुरू करेंगे। यस पीपल, आई होप डूइंग वंडरफुल। चलिए, सबसे पहले जो बच्चे डेली यूट्यूब पे ये रिवीजन सेशन देखते हैं ना, हम लोग क्या करने वाले हैं आज? हम लोग आज करने वाले हैं, हमने पार्ट बी का रिवीजन प्लान किया था, राइट? पार्ट बी के क्रीम टॉपिक्स का हमने रिवीजन प्लान किया था, उसमें पूरी लिस्ट बनाई थी हमने कि सारे क्रीम टॉपिक्स मानता हूं। मैंने कहा था इन टॉपिक्स को एग्जाम में बहुत ही शिद्दत से पढ़ के जाइएगा, बट 2 दिन में वो टॉपिक्स कवर नहीं हो पाए, एंड दैट इज व्हाई ये एक तीसरा सेशन है फॉर पार्ट बी क्रीम टॉपिक्स। पार्ट बी के क्रीम टॉपिक्स का ये तीसरा रिवीजन सेशन है। क्लियर है? उसमें बहुत ही कम हमारे टॉपिक्स बाकी हैं, बट हाँ, बुक बिल्डिंग, आसबा, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स, देन मार्जिन, ब्लॉक डील, बल्क डील, सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब हमें पढ़ना बाकी था। और इसके लिए मैंने कल एक सेशन डिक्लेयर किया था, बट कल किसी टेक्निकल कारण से हम लोग हमारे ड्यू टाइम पे लेक्चर ले पाए, तो अब मैं ये लेक्चर हमारे कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके साथ ले रहा हूं। नोटिफिकेशन साउंड आ रहा है, मैं बंद कर देता हूं। तो ये सेशन हम ले रहे हैं हमारे कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, एंड देयर आफ्टर ये एक ऑड टाइम पे सेशन ले रहा हूं मैं, एकदम शॉर्ट नोटिस पे, और उसके बाद में ये आप लोग मस्ती से बाद में यूट्यूब पे देख पाएंगे। राइट पीपल, चलिए, आर यू ऑल सेट टू स्टार्ट? मुझे बताओ सारे गधों, कैसे हो? पढ़ाई लिखाई शुरू करेंगे क्या? पढ़ाई लिखाई शुरू करेंगे क्या? जैसे ही ये टाइमर खत्म होगा मैं बैक टू बैक पढ़ाना शुरू कर दूंगा। एकदम तैयार होकर आया है मैं। यस पीपल, मुझे बताओ सेल्फ स्टडी कैसे चल रही है? हाउ इज इट? पढ़ाई कैसे चल रही है यारों? पढ़ाई कैसी चल रही है? I am saying it time and again that I'm trying to help you with the majority portion revision, but at the end of the day, what is going to help you sail through the examination is going to be your self study. हाँ, किसी का कुछ कंसेप्ट भी तो यहाँ पे कवर हो जाएगा, बट अगर अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, thereafter जी जान से सेल्फ स्टडी करो और आगे बढ़ो। ठीक है यारों? और इसी तरह से हम लोग बीच में तोड़े मिलते रहते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा मैं और पुश करूंगी, जाना, अरे जाता क्यों नहीं, और जाओ पढ़ाई करो ऐसा। और आप बच्चे जी जान से पढ़ाई करो, बहुत ही बढ़िया। यही खुशी, यही उमंग आप में देखना चाहता हूं यारों। बहुत बढ़िया, जोरदार चल रही है। अरे कोमल को एकदम बहुत नजर ना लगे, कोमल को जोरदार चल रही है, और इतनी सारी आंख बनाई है उसने कि कोई रोको इस लड़की को। अदर कह रहे हैं आज बड़ा ही पारिवारिक सा माहौल है। गधे। इशिता बोल रही है कि 30-35 आवर्स पढ़ रही है, रोको इसको कोई रोको। अरे इशिता, आप कहीं और डायमेंशन में ना चली जाओ, रोको को, इशिता को हाथ पकड़ो, इसके मुंह पे थोड़े ठंडे पानी के छींटे मारो। गधे बच्चे, इनको एक सीधा टीचर मिलता है और इधर उधर की बातें चालू करना है। यारों, जो लोग एकदम एग्जाम के पहले कट टू कट देख रहे हैं ना, जैसे ही टाइमर खत्म होगा मैं पढ़ाई करना चालू करूंगा, एकदम ऐसा कि टाइमर खत्म होगा पढ़ाना चालू, टाइमर कवर कंप्लीट हुआ पढ़ाना चालू। ठीक है? तब तक इन राजा बेटियों के साथ थोड़ी सी बातें शातें कर लेता हूं। चलिए, हर्ष बोल रहे हैं ऐसे ही सेशन लिया करो, तो हर्ष मैं और कैसे सेशन लेता हूं बताओ तो सही यारों। यस पीपल, अरे क्या बात कह रही है वैष्णवी? सेल्फ स्टडी जी जान से चल रही है। बहुत ही बढ़िया। ये ऋतुजा ऐसी अजीब सी बातें मत करो, कुछ साथ है ना, वो जीवन में छूटते नहीं है। चलिए यारों, आई थिंक इस प्रणव को जो है ना, प्रणव को सब लोग मन में गाली दो, प्रणव को सब लोग देना, कोई भी एक्सेप्शन में मत रहना। जिसने जितनी अच्छी गाली दी प्रणव को, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे उसके। क्या बोल रहा हूं मैं सही कह रहा हूं भाई, ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे पे, मैं जो बोलता हूं वो हो जाता है। जिसने मन में जितनी अच्छी गाली दी, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे उसके। प्रणव बोल रहा है आज बस बातें कर लो, पढ़ाओ मत, गधे। मैं ऐसे मजाक कर रहा हूं, कोई ऐसे अब शब्दों का प्रयोग ना करें, मैं तो ऐसी मजाक करता हूं यारों, ठीक है ना? ये तो आपका टेस्ट था, आपको समझ में आ रहा है? ये ऊपर वाला आपका, ये तो आपका टेस्ट था। जिसने मन में गाली दे दी, वेरी बैड। ये तो आपकी परीक्षा थी। चलो बताऊं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। चलो आ जाओ यहां पे। कुछ लोग लिख के गाली दे रहे हैं, कुछ प्रणव को एकदम डीएम में गालियां दे रहे हैं। संभालो अपने आप को, पता चला बाद में सेशन जब यूट्यूब पे बच्चे देखेंगे, राइट, तब वो लोग भी गालियां देंगे ढूंढ के कौन से प्रणव है। आस पड़ोस में जो प्रणव मिला, तू इधर आ, तो संभालो, ऐसा कुछ नहीं, ये परीक्षा थी। चलो यार पढ़ाई करते, टाइम अप हो गया, ठीक है ना?
चलो आ जाओ। Yes people, so today the session is going to be very easy. We have hardly a few topics left, but यारो ऐसा है कि टॉपिक करने के बाद में मन में शांति होगी कि all the cream topics are done. चलिए, so without wasting any time हम लोग स्टार्ट करते हैं बुक बिल्डिंग से। बुक बिल्डिंग ये सारे एक हाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आसपास से आ जाओ यहाँ पे आपके लिए। बुक बिल्डिंग, आसबाज, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक दोनों साथ में हो जाएंगे। मार्जिन, ब्लॉक डील, बल्क डील, सेंसेक्स एंड निफ्टी। चलिए यार आ जाते हैं हम लोग। आप बच्चों के लिए जो मैं लेकर आया था, हम लोग शुरू करते हैं यारों बुक बिल्डिंग से करते हैं। चलिए आ जाओ 100% फोकस है पढ़ाई पे यारों। एक बार पढ़ाना चालू करूंगा फिर मैं आपके कमेंट्स पे ध्यान नहीं दूंगा। 100% फोकस पढ़ाई पे। यस पीपल, सो द फर्स्ट टॉपिक वी आर हिटिंग इज बुक बिल्डिंग। समझना अच्छे से यारों, व्हाट डू यू मीन बाय, हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको वापस क्लियर कर रहा हूं। हम लोगों ने पार्ट बी के क्रीम टॉपिक्स का रिवीजन किया था, तो हम लोगों ने पार्ट बी के सिक्योरिटीज व पार्ट बी के कुछ क्रीम टॉपिक्स बनाए थे। उसमें 2 लेक्चर्स 2 सेशंस हम ले चुके हैं क्रीम टॉपिक्स के। उसके बाद में कुछ टॉपिक्स रह गए थे हमारे उस दिन, उन सेशन में नहीं हो पाए थे, तो वो रिमेनिंग जो क्रीम टॉपिक्स का रिवीजन है वो मैं यहां पे आपके लिए लेने के लिए आया है। और द फर्स्ट टॉपिक वी आर हिटिंग इज बुक बिल्डिंग। 100% फोकस यहां पे। बुक बिल्डिंग क्या होता है, प्रैक्टिकली कैसे फंक्शन करता है, ये पार्ट में मैं आपको एकदम घुस के पढ़ा चुका हूं, एकदम डीप में, एकदम पोस्टमार्टम करके हमने पढ़ा है। बुक बिल्डिंग, रिवर्स बुक बिल्डिंग सब पढ़ा है हमने। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, बुक बिल्डिंग की थ्योरी। बुक बिल्डिंग की थ्योरी कि बुक बिल्डिंग की थ्योरी क्या होती है, व्हाट इज बुक बिल्डिंग। सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। बुक बिल्डिंग की थ्योरी के अंदर मैंने इसको कुछ इस तरह से 5 फेजेस में डिवाइड किया। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली कि बुक बिल्डिंग कैसे फंक्शन करता है। वी आर स्टडीइंग द थ्योरी ऑफ बुक बिल्डिंग। फोकस है। सबसे पहली चीज, बुक बिल्डिंग करनी होती है तो इश्यूअर क्या करता है, इश्यूअर एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज। इश्यूअर क्या करेगा, सबसे पहले एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज। हम पढ़ रहे हैं बुक बिल्डिंग। कंपनी शेयर्स इश्यू करना चाहती है, लेकिन कंपनी फिक्स प्राइस पे शेयर्स इश्यू नहीं कर रही है। कंपनी शेयर्स इश्यू करना चाहती है, लेकिन कंपनी फिक्स प्राइस पे शेयर्स इश्यू नहीं कर रही है। कंपनी इश्यू कर रही है बुक बिल्डिंग मेथड से। कंपनी इश्यू कर रही है बुक बिल्डिंग मेथड से। सो द फर्स्ट थिंग इज इश्यूअर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज। इश्यूअर मतलब कंपनी, ये स्टॉक एक्सचेंज को बोलता है कि हे स्टॉक एक्सचेंज, हम शेयर्स इश्यू करने वाले हैं, हम शेयर्स इश्यू करने वाले हैं और उसके बाद में ये शेयर्स आपके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे। सो इश्यूअर हैज टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज विद रिस्पेक्ट टू बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म। तो जब भी बुक बिल्डिंग करनी है, स्टेप 1 इज इश्यूअर एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज कि भैया ये बुक बिल्डिंग से अलॉटमेंट होते ही आप पे आके सिक्योरिटीज लिस्ट होंगी। वंडरफुल। सेकंड, लीड मर्चेंट बैंकर शेल एक्ट एज लीड बुक रनर फॉर बुक बिल्डिंग। तो जब भी बुक बिल्डिंग करते हैं तो जो व्यक्ति बुक बिल्डिंग हैंडल करता है वो हमारा मर्चेंट बैंकर होता है, लेकिन यहां पे उसका नाम कर दिया जाता है बुक रनर। So the person who handles the book building is known as lead book runner। उसे lead book runner कहा जाता है। ठीक है, तो वो मर्चेंट बैंकर है, उसका नाम कर दिया जाता है लीड बुक रनर। सिंपल। और अगर एक ही है तो बुक रनर कह सकते हो, बट जनरली ज्यादा होते हैं तो लीड बुक रनर। सो अंडरस्टैंड। सेकंड पॉइंट, द लीड मर्चेंट बैंकर शेल एक्ट एज लीड बुक रनर फॉर बुक बिल्डिंग। कि जो लीड मर्चेंट बैंकर है उसे यहां से लीड बुक रनर कहा जाएगा। वंडरफुल वंडरफुल। थर्ड स्टेप, बुक रनर में अपॉइंट अदर इंटरमीडिएरीज लाइक अंडरराइटर, ब्रोकर। अब इस बुक रनर को, ये बुक रनर कौन है, लीड बुक रनर, ये पूरा बुक बिल्डिंग हैंडल करने वाला है। पूरा बुक बिल्डिंग कौन हैंडल करेगा, लीड बुक रनर। तो ये करने के लिए इसको अगर और इंटरमीडिएरीज की आवश्यकता है, इसको अगर और इंटरमीडिएरीज चाहिए तो ये और इंटरमीडिएरीज को अपॉइंट कर सकता है। ये पहला फेज हो गया, पहले 3 पॉइंट हो गए। इसको मैं कहता हूं गेटिंग रेडी फेज, कि अभी तक बुक बिल्डिंग किया नहीं है बट हम बुक बिल्डिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। तो बुक बिल्डिंग की अगर हमें थ्योरी पता करनी तो सिंपल फर्स्ट फेज कि बुक बिल्डिंग में होता क्या है, issuer enters into an agreement with stock exchange, the lead merchant banker acts as lead book runner and the lead book runner appoints the required intermediaries। अभी तक कंपनी ने कुछ किया नहीं है, लेकिन कंपनी रेडी है बुक बिल्डिंग के लिए। कंपनी रेडी है बुक बिल्डिंग के लिए। द फेज आई कॉल, आईसीएसआई नहीं बुलाता है, सिक्योरिटी लॉ नहीं बुलाता है, मैं शुभम शुक्ला इस फेज को बुलाता हूं गेटिंग रेडी फेज। बिकॉज अभी तक हमने बुक बिल्डिंग किया नहीं है, अभी तक हम सिर्फ बुक बिल्डिंग के लिए रेडी हुए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अभी तक हमने बुक बिल्डिंग किया नहीं है, अभी हम सिर्फ बुक बिल्डिंग के लिए रेडी हुए हैं यारों। तो स्टेप 1 इज द इश्यूअर एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज बिकॉज द शेयर्स आर सपोज्ड टू बी लिस्टेड एट स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर द बुक बिल्डिंग। सेकंड, द लीड मर्चेंट बैंकर इज नेम्ड एज लीड बुक रनर and the lead book runner appoints the required intermediaries। the lead book runner appoints the required intermediaries। easy done। ठीक है, 1 2 3 done। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब क्या हुआ है, ये हम तीनों लोग रेडी हो गए, गेटिंग रेडी। नाउ हमें बुक बिल्डिंग को इनिशिएट करना है। कैसे करेंगे, फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड शैल बी डिस्क्लोज्ड। अब कैसे डिस्क्लोज करेंगे आगे पढ़ाऊंगा, बट फिर क्या करेंगे, हम रेडी हो गए। नाउ वी गिव द फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड। आपको ये बात बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं मैं आईसीडीआर के चैप्टर में कि आप चाहे तो सिर्फ फ्लोर प्राइस दे, चाहे तो प्राइस बैंड दे, चाहे तो सिर्फ फ्लोर प्राइस दे, चाहे तो प्राइस बैंड दे। तो यहां पे आपने दिया फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड, जो भी आपको देना है। या तो आपने कह दिया कि 700 इज द फ्लोर प्राइस, या आपने कह दिया 700 to 750 इज द प्राइस बैंड।
तो आपने अब देना है फ्लोर प्राइस प्राइस बैंड, ताकि इसके बेस पे बुक बिल्डिंग शुरू होगी एंड देयर आफ्टर जो आपके पब्लिक इन्वेस्टर है वो बिड कर पाएंगे। बुक बिल्डिंग के अंदर वो लोग बिडिंग करते हैं, राइट? वी आर वेरी क्लियर, आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट द कांसेप्ट ऑफ बुक बिल्डिंग फर्स्ट। चलिए, तो यहां पे हम सिर्फ थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कंपनी डिस्क्लोजेस द फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड। ये कैसे डिस्क्लोज करते हैं? मेरे आंसर बताने के पहले आपको पहले से पता होना चाहिए कैसे डिस्क्लोज करते हैं। इट हैज टू बी डिस्क्लोज इन ईदर इन द रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस और न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में कब डिस्क्लोज करना है? अगर वो आईपीओ है तो 2 दिन पहले, और अगर एफपीओ है तो 1 दिन पहले। फोकस करना, क्या लिखा है? द फ्लोर प्राइस प्राइस बैंड शैल बी डिस्क्लोज इन द रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस और न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के अंदर यहां पे 5 डेज लिखा है तो उसको चेंज करेंगे हम लोग। ये 5 की जगह क्या हो जाएगा? 2 डेज इन केस ऑफ आईपीओ एंड 1 डे इन केस ऑफ एफपीओ। 2 डेज इन केस ऑफ आईपीओ एंड 1 डे इन केस ऑफ एफपीओ। 5 नहीं 2, एकदम सिंपल। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? ओके, सो सेकंड फेज में क्या हो रहा है? हमने प्राइस बताई है, फ्लोर प्राइस प्राइस बैंड। या तो हमने वो प्राइस रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज कर दिए, या फिर हमने उसको न्यूज़पेपर में दे दिया। हमने रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस के टाइम पे प्राइस बैंड नहीं बताया, बाद में हमने इश्यू ओपन होने के पहले न्यूज़पेपर में दे दिया। सर इश्यू ओपन होने के कितने दिन पहले न्यूज़पेपर में देना है? अगर आईपीओ है तो इश्यू होने के ओपन होने के 2 दिन पहले, 2 डेज प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द इश्यू। और अगर एफपीओ है, पहले शेयर्स इश्यू किए हुए फर्दर टाइम कर रही है, तो देन सिंपली 1 डे प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द इश्यू। आई थिंक इट्स वेरी इजी, कोई परेशानी की बात ही नहीं है, ठीक है, आराम से एकदम। तो फ्लोर प्राइस से प्राइस बैंड डिस्क्लोज करना है यहाँ पे, ठीक है। गेटिंग रेडी फेज में रेडी हो गए थे हम लोग, रेडी हो गए थे। अब क्या किया हमने? फ्लोर प्राइस प्राइस बैंड डिस्कस कर, एकदम फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड हमने डिस्क्लोज कर दिया है। अब आगे क्या, कुछ और बात इस बारे में, प्राइस बैंड के बारे में कुछ बात बता रहा हूं, बहुत केयरफुली समझना। प्राइस बैंड के बारे में कुछ बात बता रहा हूं। सबसे पहले पॉइंट, upper band can be maximum 120% of the floor price. I guess you are all well aware about this point. The upper band in the price band can be maximum 120% of the floor price. तो अगर हमारी floor price 1000 है तो maximum upper band कितना हो सकता है? 1200, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। अगर हमारी floor price 800 है तो maximum upper band कितना हो सकता है? 800 plus 20% या फिर 800 का 120%, that will be 960. So in a price band, the upper band can be maximum 120% of the floor price. Okay, next is what? Price band can be revised during the bidding period, but maximum revision can be 20% of the floor price in either direction. कि during the bidding period आपको अगर price band को revise करना है तो आप revise भी कर सकते हैं, but maximum revision in either direction could be 20% of the floor price. अगर आपको याद आ रहे होंगे वो रेगुलर बैच के मीठे मीठे पल, जब मैंने आपको फ्लोर प्राइस बताया था प्राइस बैंड में, कि प्राइस बैंड में अपर बैंड का कोई वजूद नहीं होता। अपर बैंड तो जहां फ्लोर प्राइस जाता है वहां जाना है क्या? अरे फ्लोर प्राइस यहां जाना है क्या? अरे वो करना है क्या? अरे हाँ मैं तो मेरे मन की करता हूं, मैं तो मेरी अरे अपर बैंड का कोई वजूद नहीं है। अपर बैंड सिंपली फॉलो करता है जो फ्लोर प्राइस कहता है। तो अपर बैंड कैन बी हाउ मच, कितना? फ्लोर प्राइस तुम बोलो हाउ मच, तो फ्लोर प्राइस का 120%, ठीक है। रिवीजन के टाइम पे भी रिवीजन हो सकता है मैक्सिमम 20% इन ईदर डायरेक्शन ऑफ द फ्लोर प्राइस। तो आपका फ्लोर प्राइस अगर 800 है, अपर बैंड इररिलेवेंट है, फ्लोर प्राइस अगर 800 है तो 800 को आप मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हो, नीचे की तरफ भी 20%, ऊपर की तरफ भी 20%। तो अगर आपका फ्लोर प्राइस है 1000, से इजी के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी होगा। फ्लोर प्राइस हमारा पुराना था 1000, तो प्राइस बैंड पुराना था, समझ लीजिए 1000 से 1200, हमें इसको रिवाइज करना है। रिवाइज करके अगर कम करना है तो कितना कम कर सकते हैं? 1000 में से मैक्सिमम फ्लोर प्राइस को रिड्यूस करके 20% रिड्यूस कर सकते हैं। सो द रिवाइज फ्लोर प्राइस कैन बी 800। अगर हमें बढ़ाना है तो पुराना फ्लोर प्राइस 1000 था, रिवाइज न्यू फ्लोर प्राइस कुड बी 1200। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। गधों ध्यान दो, आपका पुराना प्राइस बैंड था 1000 से 1200, इसको रिवाइज करना है तो 2 केस हो सकते हैं, लोअर साइड रिवाइज करना है, अपर साइड। तो रिवाइज कर रहे हैं इसको, अपर बैंड को तो भूल जाओ, फ्लोर प्राइस। तो नया फ्लोर प्राइस क्या हो सकता है? इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय 20% और इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय 20%। सो द न्यू फ्लोर प्राइस कैन ईदर बी 800 और 1200। अब ये फ्लोर प्राइस आ गया, अब जाते रहे फ्लोर प्राइस बोलेगा ए आ जाओ अपर बैंड। अपर बैंड हाँ क्या करूं? अपर बैंड कितना हो सकता है? मैक्सिमम 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस। तो अगर ये 800 है तो यहां पे 960 हो सकता है मैक्सिमम, ये 1200 है तो इसका समझो 1440 हो सकता है मैक्सिमम। आई थिंक सो। I hope you're all understanding the point of revision, that price band can very well be revised, but it can be revised how much? 20% of the floor price. upper band का कोई वजूद ही नहीं है। और यहां तक कि पहली लाइन क्या कहता है कि आप या तो सिर्फ फ्लोर प्राइस डिस्क्लोज करो या प्राइस बैंड डिस्क्लोज करो। मतलब अपर बैंड को डिस्क्लोज करना तो मैंडेटरी भी नहीं है इन अभी, तो अपर बैंड का कोई वजूद नहीं होता है, फ्लोर प्राइस में सब कुछ भेज देते, इट कैन बी रिवाइज मैक्सिमम 20% इन ईदर डायरेक्शन। वंडरफुल। तो ये हो गया हमारा सेकंड फेज। चलो सेकंड फेज में क्या हुआ? फर्स्ट फेज वाज गेटिंग रेडी,
गेटिंग रेडी में क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट, द इश्यूअर एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज, द इश्यूअर एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज। आई गेस सब लोग कंफर्टेबल है, ठीक है। उसके बाद में द मर्चेंट बैंकर एक्ट्स एज लीड बुक रनर। नेक्स्ट, द लीड बुक रनर अपॉइंट्स द रिक्वायर्ड इंटरमीडियरी। वी आर ऑल सेट फॉर इट नाउ। फेज 2, यू डिस्क्लोज द प्राइस बैंड और फ्लोर प्राइस। तो फेज 2 में आपने स्टेप क्या किया है, प्राइस बैंड फ्लोर प्राइस को डिस्क्लोज किया है। तो आप डिस्क्लोज कहां करोगे और उसको लेके कुछ पॉइंट। फेज 2 इज व्हाट, डिस्क्लोजिंग द प्राइस बैंड। अब आप सोचो नेक्स्ट बुक बिल्डिंग में क्या होगा, कंपनी ने, इश्यूअर के मर्चेंट बैंकर ने, इश्यूअर के लीड बुक रनर ने डिस्क्लोज कर दिया फ्लोर प्राइस जा चुका है उन तक, प्राइस बैंड जा चुका है उन तक। अब सामने वाली जनता क्या करेगी, आई होप अंडरस्टैंडिंग, ऑफ कोर्स यू आर एबल टू फोरसी, नाउ दे आर गोइंग टू बिड। नेक्स्ट फेज, 6th पॉइंट, फेज 3, बिडिंग पीरियड शैल रिमेन ओपन फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 days। बिडिंग पीरियड मैक्सिमम 10 days के लिए रहेगी। In case of revision in price band, the bidding period shall be extended by a period of 3 days, subject to maximum bidding period of 10 days। सुनना ध्यान से, बिडिंग पीरियड मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 days का। लेकिन अगर आपने बिडिंग पीरियड जो रखा था उस बीच आपने कभी भी प्राइस बैंड को रिवाइज किया है, सर क्या प्राइस बैंड को रिवाइज कर सकते हैं, हाँ ना, अभी तो पढ़ाया दैट प्राइस बैंड कैन बी रिवाइज्ड इन ईदर डायरेक्शन ऑफ 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस। तो अगर कभी प्राइस बैंड को आपने रिवाइज किया है, अगर कभी आपने प्राइस बैंड को रिवाइज किया है, इफ यू हैव रिवाइज द प्राइस बैंड, अगर आपने प्राइस बैंड को रिवाइज किया है तो आपका जो बिडिंग पीरियड है वो ऑटोमेटिकली 3 days से एक्सीड हो जाता है। इफ यू रिवाइज द प्राइस बैंड, द बिडिंग पीरियड ऑटोमेटिकली एक्सीड्स विद 3 days, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 days। आई होप यू रिमेंबर। मान लीजिए हमने बिडिंग पीरियड रखा था 6 days का और हमने बीच में सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे कभी भी प्राइस बैंड को रिवाइज कर दिया है, तो इट विल बी 6 + 3 9 days का बिडिंग पीरियड हो जाएगा। irrespective on which date you have revised, एंड में +3 लग जाता है। बट मान लीजिए हमने 8 days का बिडिंग पीरियड रखा था और इस बीच हमने हमने प्राइस बैंड को रिवाइज किया है, +3 11, नो, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 days, 10 तक ही होगा। मान लीजिए हमारा बिडिंग पीरियड ही 10 days था और हमने फिर बीच में रिवाइज कर दिया है, +3 13, नहीं 10। तो अगर आपका बिडिंग पीरियड 10 days ही था और आपने रिवाइज किया तो इट विल नॉट बी एक्सटेंडेड इवन बाय अ सिंगल डे। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, इफ एट ऑल द बिडिंग पीरियड हैज टू बी कितना, मैक्सिमम 10। If at all the price band is revised during the bidding period, the bidding period exceeds by 3 days, subject to a maximum of 10 days. ये है फेज 3 बिडिंग। अब समझो हम कहां तक आ चुके हैं। फेज 1 क्या वाज, गेटिंग रेडी, हम लोग रेडी हो गए। फेज 2 वाज डिस्क्लोजिंग प्राइस, ओके, प्राइस डिस्क्लोज कर दिए। फेज 3 बिडिंग हो चुकी है। अब फेज 4 में क्या होगा, आप सोचो लॉजिकली, कंपनी बैठेगा और कंपनी बैठ के डिसाइड करेगा कि ओके इतने लोगों ने बिड किया है, हमें इतने शेयर्स देने हैं, ये हमारा कट ऑफ प्राइस आ रहा है। कट ऑफ प्राइस आएगा, फिर कंपनी बोलेगा कि आप सब लोगों का जिन्होंने कट ऑफ प्राइस के ऊपर बिड किया है उनका बिड एक्सेप्ट किया जाता है और आप सब लोगों का बिड रिजेक्ट किया जाता है। देखते हैं फेज नंबर 4। तो बता रहे फेज 1, फेज 2, फेज 3। ये फेज वगैरह कहीं पे दिए नहीं होते, मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए बनाए हैं, ठीक है, ताकि आपको याद आसानी से रहे। और एक और बात है एंड में बताऊंगा, बट ठीक है, अभी हमने 6 पॉइंट पढ़ लिए 3 फेज में डिवाइड करके। नेक्स्ट इज 7th पॉइंट, द बुक रनर एंड द कंपनी शैल डिटरमिन द इश्यू प्राइस बेस्ड ऑन द बिड्स रिसीव्ड। ये जो बिड्स आई है ये हमने क्यों बुलाई थी, बेस्ड ऑन दीज बिड्स, इन सब बिड्स के बेस पे हम लोग कट ऑफ प्राइस डिटरमिन करते हैं, ठीक है, कर लिया। नेक्स्ट वर्ड, once the final price, that is cut off price, has been determined, all those who have bid above the cut off price are entitled to get share at cut off price। तो क्या होगा, सबसे पहले लीड बुक रनर एंड द इश्यूअर विल डिटरमिन द कट ऑफ प्राइस, एंड देन एवरी पर्सन हु हैज बिड अबव द कट ऑफ प्राइस गेट्स द शेयर, एंड कंपनी इन्फॉर्म्स देम। कंपनी इन्फॉर्म्स द इन्वेस्टर एज टू देयर एंटाइटलमेंट। कंपनी उनको इन्फॉर्म कर देती है, कर दिया, ये लोग खुश हो गए कि इनको शेयर्स मिलने वाले, इस कट ऑफ, सबको कट ऑफ प्राइस पे मिलते हैं, सबको कट ऑफ प्राइस पे मिलते हैं, सब लोग खुश हो गए। अब कंपनी को क्या करना है, कंपनी को एक फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल करना होता है आरओसी के पास, इंक्लूडिंग द फाइनल प्राइस। The final prospectus including the final price shall be filed with ROC. I hope you're all with me. सुना मेरी बात को। एक बहुत खास बात बताता हूं। मान लीजिए मैं एग्जाम में बुक बिल्डिंग की पूरी थ्योरी लिख रहा हूं, इट इज नॉट नेसेसरी के 10 पॉइंट्स आए, हो सकता है मैंने 8 पॉइंट्स में सबको कवर कर लिया। समझना, ये जो चीज यहां पे 3 पॉइंट में लिखी है, जो चीज यहां पे 3 पॉइंट में लिखी है, हो सकता है उसको मैंने एक ही पॉइंट में लिख दिया, तो नंबर ऑफ पॉइंट कितने इकट्ठे हो रहे हैं वो रेलेवेंट नहीं है। आप हो सकता है इस आंसर को 6 से 7 पॉइंट्स में लिख दो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द एंटायर कांसेप्ट एंड प्रोसीजर, ताकि आप किसी भी चीज को स्किप ना करो। इसलिए मैंने फेजेस में डिवाइड किया, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। फर्स्ट फेज वाज गेटिंग रेडी। गेटिंग रेडी में क्या था, द इश्यूअर एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज। इश्यूअर एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज। इश्यूअर enters into an agreement with stock exchange. Okay. Second, the merchant banker acts as lead book runner. Okay. The lead book runner appoints the required intermediary. Phase 1 हो गया, done.
फेज 2 में, फेज 2 में क्या था, हमें प्राइस डिस्क्लोज करना है, तो प्राइस बैंड और फ्लोर प्राइस विल बी डिस्क्लोज इन द न्यूज़पेपर और इन द अपना जो अपन रेड हेरेंट प्रोस्पेक्टस, इधर इन द न्यूज़पेपर और रेड हेरेंट प्रोस्पेक्टस। अगर न्यूज़पेपर में हो रहा है, आईपीओ है 2 दिन पहले, एफपीओ है 1 दिन पहले, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ गया प्राइस बैंड से रिलेटेड चीजें, दैट अपर बैंड कैन बी मैक्सिमम 120% ऑफ फ्लोर प्राइस, देन प्राइस बैंड कैन बी रिवाइज्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ द फ्लोर प्राइस इन ईदर डायरेक्शन। बहुत अच्छी बात है। सेकंड फेज। थर्ड फेज हो गया बिडिंग, हमने प्राइस बैंड फ्लोर प्राइस बता दिया, अब जनता बिड करेगी ना, सो द पब्लिक हैज बिड नाउ। तो नाउ द लास्ट पॉइंट इज सिंपल, द बिडिंग पीरियड शैल बी मैक्सिमम 10 days. In case of any revision in price band, the bidding period exceeds with 3 days, subject to the maximum bidding period being 10 days. I hope you're all with me. सुपर इजी, कोई परेशानी की बात नहीं है। और उसके बाद में हम लोग आते हैं ये हमारा लास्ट वाले पॉइंट पे। 7 अब क्या होगा, सबने बिडिंग कर दी है, अब क्या होगा, द कंपनी इशूअर अलोंग विद द लीड बुक रनर कैलकुलेट्स द कट ऑफ प्राइस, द ऑफर प्राइस, द फाइनल प्राइस। ओके, एवरीवन हु हैज बिड अबव द कट ऑफ प्राइस गेट्स द शेयर एट द कट ऑफ प्राइस। कंपनी इन्फॉर्म्स द इन्वेस्टर अबाउट देयर एंटाइटलमेंट, कि तुमको मिला है, तुमको नहीं मिला है। And the last thing is company has to fill and file a final prospectus including the price. I hope you're all sorted. चलिए देखो कैसा है बेटा जी, ये तो बुक बिल्डिंग की थ्योरी थी जो मुझे आपको पढ़ानी थी, लेकिन आई टेल यू फ्रैंकली, आई थिंक एवरी स्टूडेंट शुड नो द कंसेप्ट ऑफ बुक बिल्डिंग वेरी नाइसली। और ये मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, रेगुलर बैच में तो अपना ठोक ठोक के पढ़ाया था ना आपको कि आप लोगों को कोई हक नहीं कुछ बोलने का। तो बुक बिल्डिंग में अपेक्षा करता हूं हर एक के खून में पॉजिटिव है, बट चूंकि मैं गधा हूं और मैंने मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा देखा है कि कभी कभी बच्चे मानते ही नहीं है, इस कारण से मैं एक बार बुक बिल्डिंग का ग्लिम्स दे रहा हूं। अच्छे से समझना, बुक बिल्डिंग की थ्योरी जो मैंने पढ़ाई है वो हो सकता है काम आए, हो सकता है काम नहीं आए एग्जाम में, बट जो मैं बुक बिल्डिंग यहां पढ़ा रहा हूं ये 100% एग्जाम में काम आएगा। दिस इज एक्चुअल बुक बिल्डिंग प्रैक्टिकली। हमने थ्योरी पढ़ ली, ये 10 पॉइंट्स में थ्योरेटिकली बुक बिल्डिंग होती है, प्रैक्टिकली बुक बिल्डिंग कैसी होती है आप सबको पता है। एक बार आपने सबको रिकैप करवा रहा हूं बस। मान लीजिए शेयर्स इशू करने, ठीक है, और कंपनी को इशू करने फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर्स, कंपनी हैज टू इशू 10,000 शेयर्स। नाउ अंडरस्टैंड, उन 10,000 शेयर्स के लिए बिड चाहिए। नेम, नंबर ऑफ शेयर्स एंड बिड अमाउंट, कि कितने पे बिड किया। समझना बहुत आराम से कैसा होता है। A B C D E F G H, इतने लोगों ने बिड किया है। A ने बिड किया है 2000 शेयर्स पे, B ने बिड किया है 2500 शेयर्स के लिए, C ने बिड किया है 2000 शेयर्स के लिए, D ने बिड किया है 1500 शेयर्स के लिए, E ने बिड किया है 3500 शेयर्स के लिए, F ने बिड किया है 3000 शेयर्स के लिए, G ने बिड किया है से 2000 शेयर्स के लिए, और H ने बिड किया है से अगेन 4000 शेयर्स के लिए। ओके, चलो नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। तो हमें क्या करना है, हमें देखना टोटल बिड्स रिसीव हो गई है, टोटल शेयर्स कितने इशू करना है। शेयर्स ऑफर्ड सेज 10,000, सो 10,000 शेयर्स ऑफर किए हैं, बट हमें बिड में कितने लोगों के एप्लीकेशन आ गई, इतने सारे लोगों के। तो हम किन को अलॉट करेंगे, किन को अलॉट करेंगे सर, डिपेंड करता है उन्होंने बिड अमाउंट कितना है, बताता हूं ना, फोकस करना अच्छे से। तो ये ए ने बिड किया है 198 पे, बी ने बिड किया है 210 पे, इसने बिड किया है 200 पे, इसने बिड किया है 215 में, इसने बिड किया है 250 में, इसने बिड किया है से 205 में, इसने बिड किया है से 196 में, एंड इसने बिड किया 194 में। आई होप यू अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है, ए कह रहा है दैट आई एम रेडी टू बाय 2000 शेयर्स एट 198 रुपीज, कि 198 में दे रही है कंपनी तो मैं 2000 लेने को रेडी हूं। बी कह रहा है कि मैं 2500 शेयर्स लेने को रेडी हूं अगर आप 210 में दे रहे हो तो इस तरह से इन्होंने बिडिंग की। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, इस तरह से इन्होंने बिडिंग की। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। अब हम रैंडमली लेते हैं, मुझे बताओ कंपनी सबसे पहले किसको अलॉट करने की कोशिश करेगी, कंपनी सबसे पहले किसको अलॉट करेगी। यू डोंट हैव टू रिप्लाई, फोकस करो, मैं बता रहा हूं, ठीक है। आप बस घर पे चीखो चिल्लाओ कि कंपनी सबसे पहले किसको अलॉट करेगी। कंपनी सबसे पहले अलॉट करने की कोशिश करेगी इससे ना, कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, तो कंपनी चाहेगी ना कि यार ज्यादा से ज्यादा प्राइस में शेयर्स बेचे। तो ये जो व्यक्ति है ई 3500 शेयर्स लेने को रेडी है 250 में, तो कंपनी ने सुना तू ले ले पहले शेयर्स। तो कंपनी ई को सिलेक्ट करती है, ठीक है, 3500 आ गए।
इसके बाद में कंपनी को और शेयर्स लिए, ई के बाद में सिलेक्ट करने जाती है 215 मिला, सेकंड हाईएस्ट। उन्होंने डी को भी सिलेक्ट कर लिया, 1500 शेयर और मिल गए। तो कंपनी ने सोच लिया भैया ई और डी को तो शेयर्स देने ही हैं, क्योंकि ये लोग ज्यादा प्राइस देने को रेडी हैं, लेकिन कंपनी को इशू करने हैं 10,000 शेयर्स और अभी सिर्फ कितने हुए 5,000 शेयर्स। अब नेक्स्ट पे गई 215 के बाद ये मिल गया 210, इसको पकड़ लिया, ये कितने हो गए 2,500 शेयर्स। कितने टोटल शेयर्स हो गए 7,500 शेयर्स आ गए। और फिर अगले को ढूंढा कौन 205, 3,000 शेयर्स एफ, ये चारों एक्सेप्ट हो गए। कितने शेयर्स टोटल हो गए समझना, 2,500, 1,500, 3,500, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,500 और भैया ये तो और हो गया है 10,500। बट व्हाट वी हैव डन इज, कंपनी क्या करती है, कंपनी इन सबको सिलेक्ट कर लेती है बी, डी, ई और एफ, और इनको चाहिए तो प्रो रेटा बेसिस पे या फिर सिर्फ लास्ट वाला कौन था एफ को कंपनी डिटरमिन करती है, वैसे इन लोगों में 10,000 शेयर्स अलॉट कर देती है, बट नाउ द क्वेश्चन इज कंपनी ने कैसा किया, देखो यार सर इनको क्यों नहीं मिले शेयर्स, ए को, सी को, जी को, एच को, इनको क्यों नहीं मिले, अरे ये सस्ते में शेयर लेना चाहते थे, इनका बिड अमाउंट कम है ना, देखो 198, 200, 196, 194, इनको कम में शेयर चाहिए थे, तो कंपनी इनको नहीं देगी। कंपनी जब शेयर इश्यू कर रही है तो कंपनी तो चाहेगी ना कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा लें। बट अब सवाल आया, क्या कंपनी सबसे अलग अलग अमाउंट ले सकती है कि इससे 210 ले लिया, इससे 250 ले लिया, इससे 250 ले लिया, इससे 205 ले लिया? जी नहीं, कंपनी हैज टू कीप अ यूनिफॉर्म पॉलिसी, तो मुझे इस बार आप बताओ, मैं आपके कमेंट के लिए रुका हूं, क्या यहां पे कट ऑफ प्राइस आएगा? What is the price at which all of them will be ready to buy? Cut off price क्या आएगा इस केस में? What will be the cut off price? Tell me fast. What is going to be the cut off price? कि किस प्राइस पे B, D, E और F ये सब अग्री हो जाएंगे? Tell me. किस प्राइस पे ये सब अग्री हो जाएंगे? अरे बच्चे बोल रहे हैं 205 पे। जी हां, बिकॉज देखो ये व्यक्ति 210 देने को रेडी है, तो 25 पे तो खुश हो जाएगा ना। He has bid that I'll pay 210 and the company saying 205 ही दो। हाँ। तो ये चारों will agree on 205. So 205 becomes the cutoff price and company can issue 10,000 shares at 205. I hope you all remember. So this is book building when the company has to issue shares. The company has to issue shares. I guess everyone is very comfortable कि कंपनी शेयर्स इशू करते हैं, बुक बिल्डिंग को इस तरह से यूज करती है। मैं आपकी लाइफ को और डिफिकल्ट करता हूं, बट मुझे लगता है कि आपको वो सब याद होगा। ये मैंने पढ़ा दिया बुक बिल्डिंग, ठीक है। अब मैं आपको रिवर्स बुक बिल्डिंग याद दिलाता हूं, देखते हैं आप रिवर्स बुक बिल्डिंग में कर पाते हो या नहीं। लेट्स सी इट्स ओके टू वेस्ट 5 मिनट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं कि दिस इज अ केस ऑफ रिवर्स बुक बिल्डिंग। अभी तक मैंने कहा था कंपनी को 10,000 शेयर्स इशू करने, राइट, शेयर्स ऑफर्ड थे। मैं चेंज करता हूं कहानी, कंपनी को बायबैक करने, कंपनी को फॉर एग्जांपल बायबैक करना है, कंपनी को बायबैक करने शेयर्स कितने 10,000। सुनना केयरफुली, पिछले एग्जांपल में कंपनी को शेयर्स इशू करने थे, उसे बुक बिल्डिंग कहते हैं। यहां पे कंपनी को शेयर्स बायबैक करने, वहां पे शेयर्स कंपनी इशू कर रही थी, यहां पे कंपनी शेयर्स बायबैक करना चाहती है बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म से। तो कंपनी ने कहा कि आप लोग आपके शेयर्स, नाउ दीज आर नॉट इन्वेस्टर्स, दीज आर शेयर होल्डर्स, ये सब शेयर होल्डर्स हैं। अब नाउ दीज शेयर होल्डर्स आर सेइंग कि हम इस प्राइस में शेयर बेचने को रेडी हैं, कि वी आर रेडी टू सेल अ शेयर एट दिस प्राइस। सो ए इज रेडी टू सेल 2,000 शेयर्स एट 198 रुपीज, बी इज रेडी टू सेल 2,500 शेयर्स एट 210 रुपीज। तो यहां पर दीज पीपल आर रेडी टू सेल देयर शेयर। पिछले केस में दोस पीपल वर रेडी टू बाय, बिकॉज वहां पे मैंने कहा था कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। जब कंपनी शेयर इशू करती है उस मैकेनिज्म को कहा जाता है बुक बिल्डिंग। जब कंपनी शेयर्स का बायबैक मतलब डीलिस्टिंग बोलो, टेक ओवर कोड में जब ओपन ऑफर दिया जाता है, डीलिस्टिंग में जब प्रमोटर एक्वायर करता है, या फिर बायबैक में जब कंपनी बायबैक करी है थ्रू बुक बिल्डिंग, तो यहां पे अब होता है रिवर्स बुक बिल्डिंग। रिवर्स बुक बिल्डिंग क्यों कहते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। आप मुझे सोच समझ के बताओ, एक सवाल का जवाब दो कि अब जब कंपनी इनमें से सिलेक्ट करना चाहती है, कंपनी सबसे पहले किसको सिलेक्ट करेगी? मुझे बस ये बताओ, कंपनी सबसे पहले किसको सिलेक्ट करेगी कि हाँ इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले? किसको सिलेक्ट करेगी? टेल मी। कंपनी is intending to buy back the securities. Company is going to select which person first. सबसे पहले किसका सिलेक्शन होगा? फर्स्ट पीपल, सबसे पहले किसका सिलेक्शन होगा?
ब्यूटीफुल पीपल क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले एच का सिलेक्शन होगा। सर पिछली बार तो सबसे पहले ई का सिलेक्शन हुआ था, बिकॉज तब कंपनी को शेयर इश्यू करने थे। अरे आप सोचो, आपको आज एक फ्लैट खरीदना है तो आप क्या चाहोगे, सस्ते में मिले या महंगे में मिले? आप चाहोगे ना सस्ते में मिल जाए। आपको वही फ्लैट बेचना है तो आप चाहोगे ना महंगे में बिके। तो जब कंपनी को शेयर्स इश्यू करने थे तो कंपनी चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिले, बट जब कंपनी को शेयर्स बाय करने हैं कंपनी, और ये कौन सस्ते में कौन बेच रहा है, अरे अरे उससे ले लेते हैं। अरे आपको कोई चीज बेचनी है, 4 लोग खरीदने के लिए आए, आप किसको बेचोगे? जो सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है। सही बात है ना, जो सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है उसको बेचोगे। लेकिन वहीं आपको कोई चीज खरीदनी है, 4 लोग उसे बेच रहे हैं, आप किससे खरीदोगे? भैया जी जो सबसे सस्ते में दे रहा है। एकदम लॉजिक अप्लाई करो। आप समझो, आप सुबह सुबह उठे घर में, सुबह सुबह उठते ही मम्मी ने बोला कि भैया जाओ 2 किलो टमाटर लेकर आओ। आपने कहा ठीक है मम्मी। आप घर से 100 रुपए का नोट लेके निकले 2 किलो टमाटर लेने के लिए। सुना, आप वहां पे गए सब्जी मंडी में, वहां पे 4 लोग टमाटर बेच रहे थे। एक व्यक्ति बोला 30 रुपीज के जी, 20 रुपीज के जी, 15 रुपीज के जी, 10 रुपीज के जी। आप किससे खरीदोगे? 10 रुपीज के जी से खरीदोगे ना, क्योंकि आपको लग रहा है हाँ यार मैं कोई चीज खरीद रहा हूं तो कम से कम अमाउंट में खरीदूंगा। लॉजिकल, कुछ नया नहीं पढ़ाया मैंने। ठीक है, आप टमाटर लेके घर आ गए, मम्मी ने कहा चल मैं तेरे लिए पनीर बटर मसाला बना देती हूं। तब तक तू क्या कर, ये जो न्यूज़पेपर है ना, ये कबाड़ी वाले को बेच दे, ये न्यूज़पेपर स्क्रैप वाले को बेच के आ। आपने कहा ठीक है। आप न्यूज़पेपर उठा के चले, 5 किलो न्यूज़पेपर, यूज्ड न्यूज़पेपर 5 किलो लेके गए, और स्क्रैप वाले 3 स्क्रैप वाले बैठे थे। आपने कहा कि मुझे 5 केजी न्यूज़पेपर बेचना है, कितने में लोगे? उसने कहा कि मैं 10 रुपीज केजी में लूंगा। इसने कहा 8 रुपीज केजी में लूंगा। उसने कहा 6 रुपीज केजी में लूंगा। आप किसको बेचोगे? 10 रुपीज केजी वाले को बेचोगे ना, बिकॉज यहां पे अपना स्क्रैप बेच रहे हो 5 केजी, तो 10 रुपीज वाला आपको 50 रुपीज देगा, आपको मजा ज्यादा आएगा। So when you are buying something, you want to buy it from the one who's selling it cheapest, but when you are selling something, you want to sell it to the highest वाला व्यक्ति। वेरी लॉजिकल। जब आप बेचना चाहते हैं तो आप सबसे ज्यादा वाले को बेचोगे, तो खरीदते रहे सस्ते में खरीदोगे। तो तभी पिछली बार जब कंपनी शेयर्स को इश्यू कर रही थी, कंपनी शेयर्स को सेल कर रही थी, तो हाईएस्ट बिडर को पहले सिलेक्ट किया था, दैट वाज बुक बिल्डिंग। एंड नाउ इट इज रिवर्स बुक बिल्डिंग, कंपनी हैज टू बाय बैक द सिक्योरिटी, तो कंपनी लोएस्ट को उठाती है। अब मुझे आप सीधा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कट ऑफ कैलकुलेट करके बता दो, कट ऑफ कैलकुलेट करके बता दो फुल स्पीड में, सीधा कट ऑफ। अब आप पे भरोसा है मुझे। 10,000 शेयर्स बायबैक करने, लोएस्ट से उठा रहे हो, मुझे कट ऑफ बताओ। कट ऑफ में एक चीज का ध्यान रखना, ऐसी प्राइस कट ऑफ बताना जहां पे सारे सिलेक्टेड लोग अग्री करते हो। कट ऑफ कैलकुलेट कर बताओ मुझे सीधा कि व्हाट इज गोइंग टू बी द कट ऑफ इफ द शेयर्स आर बीइंग बॉट बैक। अगर शेयर्स का बायबैक हो रहा है तो कट ऑफ क्या होगा? ब्यूटीफुल पीपल आर ऑलरेडी सेइंग द कट ऑफ इज गोइंग टू बी 200। देखता हूं मैं कट ऑफ 200 होगा क्या। मैं सबसे पहले एच को सिलेक्ट कर रहा हूं, 4000 शेयर्स मिल गए, और सस्ते में कौन है, 196 वाला है, इसको भी ले लेता हूं, 6000 शेयर्स हो गए। उसके बाद 196 के बाद कौन है, 198 है, इसको भी ले लेता हूं, 8000 शेयर्स हो गए। इसके बाद में क्या होगा, 200 है, उसको ले लेता हूं, ओके 10,000 शेयर्स हो गए, एग्जैक्ट 10,000 हो गए, बहुत अच्छी बात है। तो ये चारों को हमने सिलेक्ट किया है। वी हैव सिलेक्टेड ए, सी, जी एंड एच। सो दीज 4 पीपल हैव बीन सिलेक्टेड कि हम इनसे शेयर्स का बायबैक करेंगे। लेकिन ऐसी कौन सी प्राइस है जिसपे चारों अग्री हो जाएंगे? पिछली बार हमने लोएस्ट रखा था, यहां पे देखो कि ये चारों अग्री होंगे सिर्फ मात्र केवल 200 पे, कि 200 पे देने को रेडी है। बिकॉज समझो जी ने क्या बोला है कि अगर 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 सुना 196 दे रहे हो तो मैं मेरे शेयर्स बेचने को रेडी हूं। तो अगर आप उसको 194 दोगे तो लेगा थोड़ी, वो कितने में बेचने को रेडी है, 196 में। तो इस केस में यू विल हैव टू ऑफर 200। सबको 200 ऑफर करेंगे, सब राजी खुशी ले लेंगे। आई होप यू आर वेरी वेल अंडरस्टैंडिंग। ये हमने बहुत डेप्थ में पढ़ा था, इस कारण से अभी हम इसको 10 मिनट में कर पा रहे। एवरीवन, सो आई कैन सी इन द हियर इन द कमेंट सेक्शन, ईच एंड एवरीवन इज एबल टू आंसर करेक्टली, किसी का भी गलत नहीं हुआ। क्लियर यारों? वंडरफुल। सो दिस इज बुक बिल्डिंग। खैर मेरा आज का उद्देश्य ये नहीं था, ये तो बस बेटा जी मुझे पढ़ाने में बहुत ही मजा आता है, तो मैंने कहा थोड़े मजे में भी ले लूं जिंदगी में, तो मैंने आपको पढ़ा दिया बुक बिल्डिंग। पर आज मुझे उद्देश्य क्या था, पढ़ाना बुक बिल्डिंग की थ्योरी। वापस एक बार बुक बिल्डिंग की थ्योरी रिवाइज करते हैं। फोकस 100% ऑन द स्क्रीन। बुक बिल्डिंग की थ्योरी में हमने पढ़े 10 पॉइंट्स, बट आपको ऐसे 10 पॉइंट्स नहीं, आपको कंसेप्ट याद रखने। इसको आप 6.5 7 पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, पहला मैं मेरे लिए फेज रखता हूं गेटिंग रेडी। ओके, गेटिंग रेडी में क्या है, द इश्यूअर हैज टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज। इश्यूअर हैज टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज। ओके, देन द मर्चेंट बैंकर, लीड मर्चेंट बैंकर विल बी एक्टिंग एज लीड बुक रनर। The lead book runner will appoint the required intermediaries. हो गया phase 1 done, getting ready. Phase 2, they'll be disclosing the offer price. Offer price नहीं, आप एक cut off price कह सकते हैं. Sorry,
फ्लोर प्राइस कह सकते हैं. सो द फ्लोर प्राइस बैंड विल बी डिस्क्लोज इन रेड हेरन प्रोस्पेक्टस और न्यूज़पेपर 1 डे प्रायर, 2 डे प्रायर. अगर एफपीओ है तो इशू ओपन होने के 2 दिन पहले डिस्क्लोज कर दो. अगर आईपीओ है तो इशू ओपन होने के अगर आईपीओ है तो इशू ओपन होने के 2 दिन पहले. आईपीओ है तो पहली बार आ रहा है तो इशू ओपन होने के 2 दिन पहले. अगर एफपीओ है तो इशू ओपन होने के 1 दिन पहले बताया तो भी चलेगा. ओके, फिर ये प्राइस बैंड फ्लोर प्राइस को लेकर कुछ रूल्स है क्या? प्राइस बैंड के अंदर दी अपर बैंड कैन बी मैक्सिमम 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस. सेकंड, रिवीजन हो सकता है बट रिवीजन हो सकता है मैक्सिमम 20% ऑफ द फ्लोर प्राइस इन ईदर डायरेक्शन. वंडरफुल. फिर लास्ट में बिडिंग. बिडिंग पीरियड कितना होगा? 10 डेज. अगर इस बीच प्राइस बैंड रिवाइज हुआ तो बिडिंग पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 डेज. जब भी रिवीजन होगा बिडिंग पीरियड विल बी एक्सटेंडेड बाय हाउ मेनी डेज? 3 डेज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 डेज. ओके, डन. नेक्स्ट फेज आ गया क्या? अब इसके अंदर द इशूअर and the lead book runner sits and finalizes the offer price. Every person who has bid above the offer price gets the share at the cutoff price. हर एक व्यक्ति इसने कट ऑफ प्राइस के ऊपर बिड किया उसको कट ऑफ प्राइस पे शेयर मिल जाते हैं, जो हमने पहले बुक बिल्डिंग का मेथड देखा था. कंपनी इंटीमेट्स एवरीवन अबाउट देयर अलॉटमेंट एंड लास्ट द कंपनी फाइल्स अ फाइनल प्रोस्पेक्टस टू आरओसी. एंड दिस इज द थ्योरी फॉर बुक बिल्डिंग. आई होप दैट यू आर ऑल सॉर्टेड विद मी. कि हाँ, अगर आपको लगता है नहीं तो आप अभी वीडियो को पॉज कर दो. जो अभी मेरे साथ अटेंड करे कोई पॉज नहीं करेगा. 3 बार तो मैं करा चुका हूं रिवीजन. इसका फोकस करना अच्छे से. जो बच्चे बाद में देखने इसको पॉज करके और ऐसे अकेले अकेले के मन में बोल के देखो फर्स्ट सेकंड फोर्थ 5 ये पॉइंट्स एंड देन यू विल बी एबल टू कंफर्टेबली हैंडल दैट. चलिए आ रहा हूं. तो आज का पहला टॉपिक खत्म हुआ और मैं उसी खुशी के साथ में उसी जोश के साथ में मैं ये बुक बिल्डिंग को यहां से कट करना चाहता हूं. So let's head towards ASBA and self-certified syndicate banks. चलिए आप. So next topic is, चलो जो बहुत आसान है. ASBA and self-certified syndicate bank. I guess सबको पता है ASBA क्या होता है. Application supported by blocked amount. Self-certified syndicate banks are those banks which offer the facility to take ASBA application. तो इंडिया में जो बैंक्स ASBA एप्लीकेशन लेते हैं उन्हें कहते हैं सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक. तो जो बैंक्स इंडिया में ASBA एप्लीकेशन ले सकते हैं उन्हें कहा जाता है सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक. चलिए स्टोरी समझते कैसी है. 100% फोकस ऑन द स्क्रीन. 5 मिनट के अंदर ये टॉपिक हो जाएगा. आई थिंक 5 मिनट भी लगेंगे. 100% फोकस. चलिए, आज अगर मान लीजिए भारत में कोई भी बैंक है, इफ देयर इज एनी बैंक इन इंडिया एंड दैट बैंक इंटेंड्स कि मुझे बनना है सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, उस बैंक को क्या करना है? द बैंक हैज टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक का लिस्ट. सर किसको देना है? भैया सेबी को. समझना अच्छे से. आज इंडिया का कोई भी बैंक है, उस बैंक को लगता है कि यार आई ऑल्सो वांट टू बिकम सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, आई ऑल्सो वांट टू एक्सेप्ट ASBA एप्लीकेशन. यार मेरे एक क्लाइंट आके पूछते हैं आप ASBA एप्लीकेशन लेते हो, मैं मना करता हूं हर बार, तो वो अपने बैंक अकाउंट स्विच करा रहे हैं. नहीं, मुझे भी ASBA एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने का राइट चाहिए. तो इसे क्या करना है? इसको कुछ भी नहीं, सेबी को एक एप्लीकेशन देनी है कि हे सेबी प्लीज ऐड आवर नेम इन द लिस्ट ऑफ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स. बैंक उसको सेबी आराम से उसको ऐड भी कर लेती है. इंडिया में जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं सारे सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स हैं. तो एनी बैंक can make an application. क्या लिखा है? Submit a certificate because the name is self-certified syndicate bank. So any bank can give a certificate to SEBI that please add our name in the list. जैसे उसने SEBI को सर्टिफिकेट दिया वो बैंक बन जाता है, देखो जादू से, self-certified syndicate bank. तो जैसे उसने सर्टिफिकेट दे दिया, SEBI थम्स अप देता है and the bank becomes self-certified syndicate bank. Story is over. सुनना अच्छे से. तो any bank which has given a certificate asking to add their name in the self-certified syndicate bank list to SEBI, that bank is known as, those banks are known as self-certified syndicate banks. इन बैंक्स का थोड़ा रोल क्या है? These are the banks which can accept ASBA application. सिर्फ self-certified syndicate banks in India can accept ASBA का application. Easy समझना. self-certified syndicate bank है, wonderful. Now हर सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक को अपनी बहुत सारी ब्रांचेस को बनाना होगा. डेजिग्नेटेड ब्रांच, डेजिग्नेटेड ब्रांच, डेजिग्नेटेड ब्रांच. क्यों? मान लो HDFC बनता है सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक. HDFC के इंडिया में है 600 ब्रांचेस. ऐसी एग्जांपल लो. तो HDFC उन 600 में से 300 ब्रांचेस, 200 ब्रांचेस, 400 ब्रांचेस को डेजिग्नेट करेगा एज डेजिग्नेटेड ब्रांच. मतलब क्या? दीज आर द ब्रांचेस विच विल एक्सेप्ट ASBA एप्लीकेशन. कि यहां पे कोई भी क्लाइंट वॉक इन करेगा और ASBA एप्लीकेशन दे सकता है. अगर HDFC चाहता है तो अपनी सारी ब्रांचेस को भी बना सकता है डेजिग्नेटेड ब्रांच. तो अगर HDFC चाहता है तो सारी ब्रांचेस को बना देगा. HDFC चाहता है सिलेक्टेड ब्रांचेस को बनाएगा. तो HDFC जो भी सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक है उनको डेजिग्नेट करनी होती है कुछ ब्रांचेस को टू एक्सेप्ट ASBA एप्लीकेशन एंड दोस ब्रांचेस आर नोन एज डेजिग्नेटेड ब्रांच. एंड एनी वन ब्रांच ऑल ओवर द कंट्री हैज टू बी नेम्ड एज कंट्रोलिंग ब्रांच. हैज टू बी नेम्ड एज कंट्रोलिंग ब्रांच. वो एंड में आएगा, सुनना. सो वन ब्रांच हैज टू बी नोन एज कंट्रोलिंग ब्रांच. तो मान लीजिए HDFC है, उसके इंडिया में
600 ब्रांचेस हैं। उन्होंने क्या किया, उनमें से 600 में कोई भी 400 को डेजिग्नेटेड ब्रांचेस बनाया कि यहाँ पे आसपा एप्लीकेशन आएगा, और एक मुंबई की या दिल्ली की या कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, जहां उनको ठीक लगता है वहां की ब्रांच को बोला कि आप हो कंट्रोलिंग ब्रांच। सर डेजिग्नेटेड ब्रांच का रोल तो समझा, व्हाट इज द रोल ऑफ डेजिग्नेटेड ब्रांच? डेजिग्नेटेड ब्रांच कैन एक्सेप्ट आसपा एप्लीकेशन, बट व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोलिंग ब्रांच? बताता हूं। पहले डेजिग्नेटेड ब्रांच का रोल समझा है कि डेजिग्नेटेड ब्रांचेस क्या करती हैं, दे एक्सेप्ट आसपा एप्लीकेशन। सर फिर कंट्रोलिंग ब्रांच क्या करती है? सुनना अच्छे से क्या लिखा है, देखो। कंट्रोलिंग ब्रांच कोऑर्डिनेट्स विद द कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकर एंड सेंड्स ऑल द एप्लीकेशन टू द कंपनी। तो कंट्रोलिंग ब्रांच क्या करती है समझना, कंट्रोलिंग ब्रांच कोऑर्डिनेट करती है सबके साथ। सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। इंडिया में मान लीजिए 400 डेजिग्नेटेड ब्रांचेस हैं, तो ये सारे डेजिग्नेटेड ब्रांचेस जो हैं ये आसपा एप्लीकेशन कलेक्ट कर लेती हैं। ये सारे डेजिग्नेटेड ब्रांचेस आसपा एप्लीकेशन कलेक्ट कर लेती हैं, लेकिन ये सारी ब्रांचेस आसपा एप्लीकेशन कलेक्ट करके किसको देती है? ये बैंक सीधे कंपनी को देंगे क्या? सीधे कंपनी को दे देंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सीधे कंपनी को नहीं दे सकते, ये देते हैं अपनी कंट्रोलिंग ब्रांच को। बिकॉज आप समझो ना, एक कंपनी की 500 ब्रांचेस बार बार कंपनी को, एक बैंक की 500 ब्रांचेस जिस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, एफपीओ आ रहा है, उनको बार बार अलग अलग तरीके से बताएंगी तो और कंफ्यूजन होगा। तो जितनी भी ब्रांचेस हैं हमारी डेजिग्नेटेड ब्रांच, ये सब आसपा एप्लीकेशन कलेक्ट तो कर लेती है इन्वेस्टर से, और फिर ये सारी आसपा एप्लीकेशन दे देती है कंट्रोलिंग ब्रांच को। कंट्रोलिंग ब्रांच ये आसपा एप्लीकेशन कंपनी स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाती है। तो कंट्रोलिंग ब्रांच का काम क्या है? टू कोऑर्डिनेट विद द कंपनी जिसका इशू हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकर एंड सेंड्स ऑल द एप्लीकेशन टू द कंपनी। सो डेजिग्नेटेड ब्रांच का काम क्या है? कलेक्ट द आसपा एप्लीकेशन एंड गिव्स इट टू द कंट्रोलिंग ब्रांच। तो इंडिया की मान लो मुंबई है, हमारी कंट्रोलिंग ब्रांच है एचडीएफसी की मुंबई, तो एचडीएफसी के जितने भी ब्रांचेस होंगे वो सब आसपा एप्लीकेशन कलेक्ट करेंगे एंड वो सारे उसको दे देंगे कंट्रोलिंग ब्रांच को, मुंबई को, एंड मुंबई उससे कोऑर्डिनेट करेगा फिर कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज एंड मर्चेंट बैंक के साथ। चल, दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। खत्म हो गया। अगर एग्जाम में कभी भी सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक तक स्टोरी आती है तो ये पूरा आपको लिखना है, यहां तक जो लिखा हुआ है कि सेल्फ सर्टिफाइड syndicate bank refers to those bank who have given a certificate to SEBI to add their name in the list of self certified syndicate bank. They have to designate their branches as designated branches, and the role of designated branch is to accept ASBA application. They have to name at least one branch as controlling branch, जिसका ऑब्जेक्टिव, जिसका पर्पस, जिसका काम क्या होगा? टू कोऑर्डिनेट विद स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकर एंड दी कंपनी। आई गेस यू ऑल विद मी। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज आसपा फंक्शन। बहुत आसान है, बट समझो अब आसपा कैसा होता है। इतना अच्छे से पता है कि रिवीजन में आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आसपा में क्या होता है यारों कि इंडिया में मान लीजिए सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक है। अब सुनना, पहले प्रॉब्लम क्या आती थी, आसपा क्यों आया समझो। अब तो आसपा और आगे जा चुका है। आसपा क्यों आया? पहले क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो वो क्या करता था, ये शेयर्स के लिए अप्लाई किया, साथ में अपना चेक देता था, ठीक है, कंपनी के बैंक अकाउंट में चेक आता था, ठीक है, कंपनी के अकाउंट में पैसे आ गए। फिर एंड में जब अलॉटमेंट की बात आती थी, तब आज अगर आप देखोगे जोमेटो वगैरह में आपने अप्लाई किया, आप देखोगे मोस्टली तो अप्लाई आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होता है। तो ये सब लोगों का पैसा बैंक के पास गया, पैसा कंपनी के पास गया जिसका आईपीओ हो रहा है, फिर कंपनी ने इनको रिजेक्ट किया, फिर कंपनी इनको वापस चेक भेजती थी या फिर डीडी भेजती थी। अब वो आपका रिजेक्ट भी हो गया है, 15 दिन कंपनी ने अपने पैसे भी रख लिए आपके उनके पास। 15 दिन के लिए कंपनी has kept your money also and now you have to go back and deposit the money in your bank account again. So that was the problem कि यार ये मैं मेरे पैसे कंपनी को देता हूं, कंपनी 10 दिन बाद मुझे बोलती है कि आपको अलॉटमेंट नहीं कर रहे, ये ले जाओ अपने पैसे। ये क्या बात हुई है, ये क्या बात हुई है? तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया आसपा। सुनो, आसपा में क्या होता है, मैं मेरे बैंक के पास जाता हूं, मान लीजिए मेरा बैंक अकाउंट एचडीएफसी के पास ही है, तो मैं एचडीएफसी के पास ही जाता हूं, बोलता हूं कि हे एचडीएफसी, क्या आप सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक हैं? एचडीएफसी बोलता है हाँ हम सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक हैं। मैं बोलता हूँ हाँ, फिर अच्छा है, मुझे ये जो जोमेटो का आईपीओ आया ना, इसमें अप्लाई करना है। बोलते बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो आसपा के थ्रू। मैंने कहा ठीक है, मुझे लेकिन पसंद नहीं है, मैंने एचडीएफसी को, मुझे पसंद नहीं है कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कट होता है, वो जोमेटो के पास जाता है और वो अलॉटमेंट नहीं करते, फिर मुझे रिफंड करते हैं, 15 दिन तक मेरा पैसा भी रख लेते हैं और मुझे शेयर्स भी नहीं देते हैं। बैंक मुझे बोल रहा है आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब एक नया कंसेप्ट आ चुका है बाय द नेम ऑफ आसपा। मैंने कहा क्या आसपा? बोला हाँ आसपा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। समझो आप, आज अगर आपको जोमेटो के शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, आप हमें बोलो कि आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन मनी 15,000 है, आपके बैंक अकाउंट में 15,000 है, बट हम आपके बैंक ये पैसा जोमेटो के पास ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये पैसा हम आपके अकाउंट में ब्लॉक कर देंगे। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में टोटल 20,000 रुपीज है और आपने 15,000 के लिए आईपीओ में अप्लाई कर दिया है, तो ये 15,000 आपके बैंक अकाउंट में ही रहेगा लेकिन ब्लॉक हो जाएगा। आपको दिखेगा बैलेंस इज 20,000, लेकिन आप कहीं पे स्वाइप करना चाहोगे, कहीं पे विड्रॉ करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे मोर देन 5,000, बिकॉज ये 15,000 आपके अकाउंट में है लेकिन हमने ब्लॉक कर रखा है। हमने इसे ब्लॉक करके कंपनी को बोला है दैट दिस पर्सन wants to apply for your IPO,
ये व्यक्ति आपके आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहता है और पैसे हमारे पास में है, आप चिंता मत करो कंपनी, आप हमें बस बोलो कि आप इसको अलॉटमेंट कर रहे हो और हम इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर कर देंगे। Bank is saying this to the company that the money has been blocked and this is his application. If you really want to allot him security, अगर allotment में इसका नाम आता है, नंबर आता है, तो हम पैसा ट्रांसफर करेंगे। So now earlier your application used to go with your money. The application used to go with your money, but now the application is going with what? Blocked amount. पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही है, बस वो blocked है। और मान लीजिए अलॉटमेंट के समय आपको एक्चुअली आपके फेवर में शेयर्स आए, तो तब पैसा डिडक्ट होगा और जाएगा, तब पैसा डिडक्ट होगा और जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो देखते हैं अब इसमें प्रोसेस कैसा होता है आसबा का। कोई भी इन्वेस्टर आता है, वो इन्वेस्टर कहां जाता है? किसी भी डेजिग्नेटेड ब्रांच ऑफ अ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। इफ एनी पर्सन वांट्स टू अप्लाई थ्रू आसबा प्रोसेस, द पर्सन हैज टू गो टू अ डेजिग्नेटेड ब्रांच ऑफ अ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। तो ये इन्वेस्टर गया, आसबा एप्लीकेशन सबमिट कर दी डेजिग्नेटेड ब्रांच ने। अबे डेजिग्नेटेड ब्रांच ने कंट्रोलिंग ब्रांच को दी होगी, कंट्रोलिंग ब्रांच ने स्टॉक एक्सचेंज को दिया होगा। देखो कैसे। सेकंड स्टेप, द एप्लीकेशन मनी इज blocked in the bank account of investor and the application for shares is uploaded on an electronic bidding system provided by stock exchange। समझ में आ रहा है क्या हुआ? The application money, जो application money है वो बैंक ने ब्लॉक कर दिया, is blocked in the bank account of the investor and the application for shares is uploaded on an electronic bidding system provided by stock exchange। ये जो आपका एप्लीकेशन है ये अब इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम के अंदर अपलोड हो चुका है। ये जो आपका स्टॉक, ये आपका जो एप्लीकेशन है, दिस हैज बीन अपलोडेड इन एन इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम। तो अब बैंक ने आपका शेयर का एप्लीकेशन लिया, फोकस करना, इसको आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक कर दिया, आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक कर दिया पैसे को, एंड देयर आफ्टर शेयर्स को आगे इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड कर दिया आपकी एप्लीकेशन। अब कंपनी के पास आपकी एप्लीकेशन आ चुकी है, एंड नाउ आफ्टर द अलॉटमेंट इज फाइनलाइज, अगर अलॉटमेंट फाइनलाइज हुआ और मुझे अगर शेयर्स मिले, अगर अलॉटमेंट में मुझे शेयर्स मिले, तो फिर क्या होगा? तो फिर बैंक मेरे अकाउंट से पैसे को डिडक्ट करके और कंपनी को दे देगा। बैंक मेरे अकाउंट से पैसे को डिडक्ट करके कंपनी को दे देगा। और वहीं मान लीजिए अलॉटमेंट अगर नहीं हुआ, अगर मान लीजिए अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसे पे ब्लॉकेज था वो ब्लॉकेज हटा देंगे, फिर मैं यूज कर सकता हूं पैसा। तो इसमें सबसे ब्यूटीफुल, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट? द ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट इज नाउ यू आर एबल टू अप्लाई फॉर द शेयर्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मनी बट merely विद द बेसिस ऑफ योर ब्लॉक्ड अमाउंट। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। आई होप आप सबको कंसेप्ट याद आ गया। तो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट एंड सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, ये दो कंसेप्ट गोज हैंड इन हैंड। ये दोनों कंसेप्ट हैंड इन हैंड चलते हैं, बिकॉज़ आसबा एप्लीकेशन आप कहां दे सकते हो? एट एनी डेजिग्नेटेड ब्रांच ऑफ अ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। देयरआफ्टर बैंक क्या करता है? बैंक ब्लॉक्स द मनी इन योर अकाउंट and submits electronically uploads the application on the system. Thereafter, if the allotment is made to you, then the money is deducted from your bank account and transferred further. If the allotment is not made to you, the blockage in your bank account is removed. Application supported by blocked amount and self-certified syndicate banks. चलिए, मैं आपको लिखने को समय नहीं दे रहा हूं। जैसे कि जो बच्चे भी हैं, आप बच्चों ने तो ऑफ कोर्स रेगुलर बैच के अंदर सब कुछ लिखा है, और जो बच्चे बेटा इसको बाद में अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो आप इसको रुक के स्क्रीनशॉट लेके पेन डाउन कर सकते हैं। ठीक है यारों, चलिए। सो व्हाट हैव वी डन? वी डन विद द टॉपिक ऑफ बुक बिल्डिंग एंड आसबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यारों, आपके बिल्कुल मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है, और इसके साथ ही हम जाते हैं सेंसेक्स निफ्टी के ऊपर। आ जाओ यार, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सेंसेक्स एंड निफ्टी। सेंसेक्स सेंसिटिव इंडेक्स और सेंसेक्स इज अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स इंडिकेटर फॉर बीएसई। मैंने आपको जब रेगुलर बैच में पढ़ाया था, मैंने ये बताया था कि क्यों आए सेंसेक्स और इंडेक्स, क्या क्यों आए सेंसेक्स और निफ्टी। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एक टाइप के इंडेक्स हैं। सेंसेक्स एंड निफ्टी, सेंसेक्स एंड निफ्टी दीज आर नथिंग बट इंडेक्स। सर इंडेक्स क्या है? ये इंडेक्स। अरे बेटा जी, आपकी बुक के पहले एक इंडेक्स होता है, वो आखिर क्यों होता है? कभी शांति से सोचा है? क्या कभी सोचा है? सोचा नहीं तो सोचो अभी। और आज आपको बहुत ही प्यारा गाना सुनाऊंगा एंड में। अरे मतलब आप दीवाने हो जाओगे। रिवीजन अच्छे से करने दो, अच्छे से एंड में गाना, अरे मतलब भागोगे इधर उधर। ठीक है, चलो जरा फोकस करना अच्छे से, पढ़ाई पे ध्यान दो अभी। सो सेंसेक्स निफ्टी ये क्या है? इंडेक्स है। हमारी बुक के पहले पे इंडेक्स होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंडेक्स? द इंडेक्स का पर्पस इज कि बुक को कोई व्यक्ति पूरा पढ़ेगा तो अच्छी बात है, लेकिन पूरी बुक को पढ़ने के पहले ही एक व्यक्ति को एक ओवरव्यू मिल जाए।
बुक को पढ़ने के पहले ही एक व्यक्ति को ओवरव्यू मिल जाए, वो पर्पस होता है इंडेक्स का। तो इसी उद्देश्य से सेंसेक्स और निफ्टी को बनाया गया था कि आज मैं शेयर मार्केट को देख रहा हूं, ये शेयर मार्केट में इतनी सारी कंपनीज के शेयर्स हैं, बहुत अच्छा है मैं हर एक कंपनी के शेयर को देखूं, बड़ा कम हुआ, बड़ा है कम हुआ, बड़ा है कम हुआ, लेकिन अगर मुझको एक इंडेक्स मिल जाए जिससे मुझे ओवरव्यू मिल जाए कि पूरे मार्केट में क्या हुआ, कितना प्यारा रहता वो कंसेप्ट। और उसी के नाते इंडिया में डेवलप हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। एनएससी और बीएससी ये दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। तो एनएससी ने अपना एक इंडेक्स बनाया निफ्टी के नाम से। निफ्टी में उन्होंने क्या किया, उनके कंपनी में उनके स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी सिक्योरिटीज लिस्टेड है, टॉप 50 सिक्योरिटीज ली अलग अलग इंडस्ट्रीज से, कि टेलीकॉम की टॉप इंडस्ट्री ली, इंफ्रा की टॉप ली, बैंकिंग की टॉप ली, एनबीएफसी की टॉप ली, इसमें से टॉप 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 कंपनीज उन्होंने पिक की और ऐसे 50 कंपनीज को लेकर आए। उन्होंने कहा ये 50 कंपनीज को मिला के हम कहेंगे निफ्टी। सो निफ्टी कंप्राइज ऑफ 50 सिक्योरिटीज। इन सब का जो एवरेज है वो निफ्टी में दिखता है। तो अगर आपको दिखता है, आप कल सुबह जब मार्केट ओपन होगा तब देखिएगा, अगर आपको दिखता है निफ्टी रेड में है तो मतलब आज मार्केट गिरा है। अरे हो सकता है कि निफ्टी के अंदर 50 सिक्योरिटीज है, उनमें से 10 सिक्योरिटीज बड़ी भी हो, बट एवरेज पे 40 सिक्योरिटीज गिरी है, 10 बड़ी है, तो ऑन एन एवरेज मार्केट गिरा है। तो इससे क्या होता है, हम बिना एक एक शेयर को देखे पूरे मार्केट का एक ओवरव्यू ले सकते हैं। एंड दैट इज द पर्पस ऑफ सेंसेक्स एंड निफ्टी। दीज आर इंडेक्सेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। आपको बड़े आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, दीज आर इंडाइसेस। इंडाइसेस नथिंग बट अनदर वर्ड फॉर इंडेक्स ओनली। दीज आर इंडेक्सेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। चलिए आते हैं यहां पे सेंसेक्स। सो सेंसेक्स इज अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ बीएससी। सो ये कैसे याद होगा, अरे मैं आपको बता रहा हूं ना, निफ्टी है एनएससी का, निफ्टी में है 50 सिक्योरिटीज। निफ्टी एनएससी एनएन, निफ्टी के इंडेक्स का नाम है, एनएससी के इंडेक्स का नाम है निफ्टी, निफ्टी 50, निफ्टी 50, निफ्टी 50। तो निफ्टी में है 50 सिक्योरिटीज और निफ्टी है एनएससी का। तो बचा हुआ क्या हो गया, सेंसेक्स होगा बीएससी का। अब ये याद रखने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, बिकॉज अगर निफ्टी एनएससी का है तो सेंसेक्स बीएससी का हुआ, और सेंसेक्स में है 30 सिक्योरिटीज, और सेंसेक्स में है 30 सिक्योरिटीज। सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, निफ्टी सेंसेक्स, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, निफ्टी 50, निफ्टी एनएससी। तो बचा हुआ यहां जाएगा सेंसेक्स, बीएससी का इंडेक्स का होता है सेंसेक्स, और सेंसेक्स में है 30 सिक्योरिटीज। चलो पहला लाइन क्या पढ़ा, सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ सेंसेक्स इज द स्टॉक मार्केट इंडेक्स इंडिकेटर फॉर बीएससी। के बीएससी का स्टॉक मार्केट इंडिकेटर है। वहीं वहां पे जाके देखते हैं, निफ्टी इज द स्टॉक मार्केट इंडेक्स इंडिकेटर फॉर एनएससी। तो एनएससी का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी, और बीएससी का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। बहुत आसान। नेक्स्ट, इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1986। बहुत बड़ा, तालियां बजाओ सब लोग। एंड इज अ कलेक्शन ऑफ 30 कंपनीज। सेंसेक्स 30 क्योंकि वहां पे क्या होगा 50। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 50 स्टॉक। इट इज आल्सो रिफर्ड एज निफ्टी 50। इट इज मैनेज्ड बाय इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, आईआईएसएल। तो आईआईएसएल करके कंपनी जिसको मैनेज करती है, आईआईएसएल, इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, ये मैनेज करते हैं। और निफ्टी में हमने पढ़ा, सेंसेक्स में पढ़ा कि 1986 में आया था। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, द कैलकुलेशन ऑफ सेंसेक्स इज डन बाय अ फ्री फ्लोट मेथड। सेंसेक्स इज कैलकुलेटेड बाय वे ऑफ फ्री फ्लोट, निफ्टी इज कैलकुलेटेड बाय वे ऑफ फ्री फ्लोट, कैपिटल वेटेड मेथड। ठीक है, तो यहां पे लिखा है सेंसेक्स में फ्री फ्लोट मेथड, वहां पे फ्री फ्लोट कैपिटल वेटेड मेथड। सो याद रखना है, सेंसेक्स इज, हमें मॉड्यूल के हिसाब से चलना है। सेंसेक्स इज कैलकुलेटेड एज पर फ्री फ्लोट मेथड एंड निफ्टी इज कैलकुलेटेड एज पर फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड। अब यहां पे अगर मैं डिस्कशन में जाऊंगा तो बहुत डेप्थ में जा सकता है, फ्री फ्लोट क्या होता है और मजा आ जाएगा। मैं एक बार समरी बताऊं, इसका आपका सिलेबस से कोई रिश्ता नहीं, जिसको समझ में आए बोनस, जिसको नहीं समझ में आए छोड़ देना। ठीक है, क्या होता है फ्री फ्लोट। आज मान लीजिए रिलायंस के शेयर्स हैं, तो रिलायंस के शेयर्स में 50% शेयर्स तो मुकेश अंबानी के पास। ठीक है, तो फ्री फ्लोट में शेयर्स तो बहुत कम है ना। फ्री फ्लोट मतलब वो शेयर्स जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल है फॉर बीइंग बॉट एंड सोल्ड, फ्री फ्लोट। तो मान लीजिए कंपनी है जो कि बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें 70% शेयर्स प्रमोटर ने रखे हैं, तो इसकी फ्री फ्लोट मार्केट कैप बहुत कम होगी। इसकी फ्री फ्लोट मार्केट कैप बहुत कम होगी, बिकॉज पब्लिक के पास ट्रेड करने के लिए शेयर्स कम है। और वही मान लो एक कंपनी कंपैरेटिवली छोटी है, बट प्रमोटर के पास सिर्फ 25% सिक्योरिटीज है, तो उसकी फ्री फ्लोट मार्केट कैप बहुत ज्यादा होगी। आईपी अंडरस्टैंडिंग, जो सिक्योरिटीज पब्लिक के लिए अवेलेबल होती है बाय सेल करने के लिए, दैट इज आपस में बेचो एक दूसरे को। तो पब्लिक बेचती है ना, प्रमोटर बेचता थोड़ी है, प्रमोटर तो लेके बैठता है। तो जितनी ज्यादा सिक्योरिटीज फ्री फ्लोट में है, उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है मार्केट में। ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपके लिए रेलेवेंट भी नहीं, आपके मॉड्यूल में एक्सप्लेन भी नहीं किया है, सिर्फ लाइन दे दी है दैट सेंसेक्स इज कैलकुलेटेड बाय फ्री फ्लोट मेथड एंड निफ्टी इज कैलकुलेटेड बाय फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड। इजी। एंड फिर क्या है स्टेप्स टू कैलकुलेट, कंपेयर करते हुए देखो तो आपको इजी जाएगा। सबसे पहले मार्केट कैप इज कैलकुलेटेड, मार्केट कैप इज कैलकुलेटेड। मार्केट कैप कैसे कैलकुलेट करते हैं आप सबको पता है क्या, प्राइस ऑफ शेयर्स इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस ऑफ शेयर्स इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। इजी। नेक्स्ट इज व्हाट, then a free float factor of the company is determined.
फ्री फ्लोट फैक्टर ऑफ द कंपनी इज डिटरमिन्ड, दिस हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो एक फ्री फ्लोट फैक्टर डिटरमिन किया जाता है कि इस कंपनी की कितनी सिक्योरिटीज पब्लिक के पास में है ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले यू कैलकुलेट मार्केट कैप, स्टेप 2 यू कैलकुलेट अ फ्री फ्लोट फैक्टर, फ्री फ्लोट फैक्टर। नेक्स्ट, ratios and proportions are used on the free float market cap to determine the Sensex. Ratios and proportions are used on the free float market cap. कि मार्केट कैप थी आपकी 1 लाख करोड़, लेकिन फ्री फ्लोट फैक्टर आपका था 0.5 का, मतलब आधी तो आपकी दूसरी है, तो 0.5। तो आपका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, आपका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, वो उस पे रेशियोस एंड प्रोपोर्शंस लगाए जाएंगे और सेंसेक्स कैलकुलेट होगा। और निफ्टी के लिए पहला वही कैलकुलेट मार्केट कैप, कैलकुलेटर डिटरमिन अ फ्री फ्लोट फैक्टर, फिर आपके फ्री फ्लोट मार्केट कैप पे क्या लगाओगे, देखो IWV इन्वेस्टेबल वेटेड फैक्टर, याद रखना है IWV इन्वेस्टेबल वेटेड फैक्टर इज यूज्ड ऑन द फ्री फ्लोट मार्केट कैप टू डिटरमिन द निफ्टी। तो हमारे लिए याद रखने के लिए बहुत आसान है, यहां पे क्या लिखा है, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस आर अप्लाइड ऑन द फ्री फ्लोट मार्केट कैप, और यहां पे IWF investable weight factors are applied on the free float market cap। आपको एक बार समझाता हूं, देखो इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर्स आपके लिए कोई रेलेवेंट ही नहीं है, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस ये आपको याद रखना है। बट फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होता है, वो आई थिंक आप अच्छा आराम से समझ सकते हैं। सुनना, मान लीजिए कंपनी है, उसकी मार्केट कैप है, मार्केट कैप कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट कैप है 10,000 करोड़, लेकिन इसमें से 50% शेयर्स तो प्रमोटर के पास है, तो फ्री फ्लोट कितने में 50%, तो 0.5 उसका हो गया फ्री फ्लोट फैक्टर। तो 5,000 करोड़ इज द फ्री फ्लोट मार्केट कैप। वही एक एग्जांपल लेते हैं, किसी कंपनी की मार्केट कैप है 10,000 करोड़ और वहां पे से 70% शेयर्स आर विद प्रमोटर, तो इसका फ्री फ्लोट फैक्टर हो जाएगा 0.3। तो इसके सिर्फ 3,000 करोड़ इज द फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप मतलब वो मार्केट कैप जो कि पब्लिक के पास है फॉर ट्रेडिंग। चलो, सेंसेक्स और निफ्टी के कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। यहां पर क्या, स्टेप 1 कैलकुलेट द मार्केट कैप, स्टेप 2 कैलकुलेट द फ्री फ्लोट फैक्टर, स्टेप 3 अलग अलग है, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस आर यूज्ड ऑन द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल एंड IWF इज यूज्ड ऑन द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। सेंसेक्स निफ्टी, हर एक व्यक्ति को क्या याद होना चाहिए, निफ्टी 50, सो निफ्टी कंप्राइज ऑफ 50 सिक्योरिटीज, सेंसेक्स कंप्राइज ऑफ 30 सिक्योरिटीज। निफ्टी इज अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ NSE, सेंसेक्स इज अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ BSE। ये तो बहुत आसान हो गया। फिर थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट आए कि भैया सेंसेक्स पहली बार आया था 1986 में, इसको मैनेज करता है इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दोनों के अपने अपने मेथड है और फिर प्रोसेस आगे पूरा कैलकुलेट करने का। सबसे पहले दोनों का मार्केट कैप कैलकुलेट करो, फ्री फ्लोट फैक्टर लगाओ, यहां पे रेशियोज एंड प्रोपोर्शन लगाओ, यहां पे IWF लगाओ। आई होप यू अंडरस्टैंड, यस। सो दैट इज ऑल अबाउट सेंसेक्स एंड निफ्टी। वहां पे जो बच्चे बाद में इसको देख रहे हैं, बेटा जी इसको इसी फॉर्मेट में याद कर लेना। एग्जाम में सेंसेक्स और निफ्टी पे शॉर्ट नोट आता है, यही लिखना है। एग्जाम में सेंसेक्स और निफ्टी पे डिफरेंस बिटवीन आता है, यही लिखना है। एग्जाम में सिर्फ सेंसेक्स पूछा जाता है, सिर्फ सेंसेक्स के पॉइंट्स लिखते हैं, सिर्फ निफ्टी पूछा जाता है, निफ्टी के पॉइंट्स लिखते हैं। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। और इसके साथ में यारों हम लोग कर चुके हैं हमारे क्रीम टॉपिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स खत्म। मैंने करा दिया आपका आसबा हो गया, सेंसेक्स निफ्टी हो गया, क्या बचा है यारों, मार्जिन आया है, मेरे दिल के बहुत करीब टॉपिक है मार्जिन, एंड देन कम्स ब्लॉक डील एंड बल्क डील। चलिए यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली लेट्स हिट टू मार्जिन 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 मार्जिन। चलो यार, बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए 100% फोकस यहाँ पे। सो लेट्स हिट टू मार्जिन। यारों आपके साथ नहीं समय कैसे जाता है समझ ही नहीं आता है। सर आपको समझ नहीं आता समय कैसे जाता है, हमको तो इस समय बहुत ही लंबा लंबा लग रहा है। हमें लग रहा है कि इतना हमें लग रहा है 2-3 घंटे हो गए और सिर्फ इतना समय हुआ। यार मैं आशा करता हूं कि आप में से कोई तो ऐसे बच्चे होंगे जिनको ऐसा लग रहा है सर अरे अभी तो शुरू ही किया था और समय पता ही नहीं चला कैसे लग गया। तो जब पढ़ते पढ़ते समय का पता ना चले, मतलब आपको समझ में आ रहा हो कि क्या पहुंच चुके हो, आप कहां पहुंच चुके हो। अगर पढ़ते पढ़ते समय का पता ना चले, पढ़ते पढ़ते समय का पता ना चले, मतलब एकदम एपिटोम। अगर किसी बालक के साथ ऐसा हो रहा है तो इसे खुद के पीठ पे शाबाशी दे दो। अगर पढ़ते पढ़ते समझ आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपके माता पिता इस बात को मानेंगे नहीं कि हमारे बच्चा कभी कभी हो रहा है यार 2 घंटे पढ़ लिया मुझे तो पता भी ना चला। हा। चलिए गधों इधर आ जाओ। कीर्ति वो क्रीम टॉपिक्स के हिसाब से सिलेक्ट करो। तो क्रीम टॉपिक्स को मैं किस तरह से कैलकुलेट करता हूं कि जिन टॉपिक्स की एग्जाम आने की संभावनाएं ज्यादा है और वो लिस्ट है सारी। इसलिए इसका मैं छेड़छाड़ नहीं करता कि आपने बच्चों ने सारे सब कुछ पढ़ना है, पार्ट भी ऑफ कोर्स पढ़ना है, लेकिन ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिसको लेके मैं बहुत बुलिश हूं। मुझे लगता है टॉपिक्स आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है,
इन द कमिंग अटेम्प्ट, तो आपको इन पे ज्यादा फोकस देना है, दीज आर द क्रीम टॉपिक्स, ऐसा, ठीक है, दिमाग में मेंटली क्लियर। चलो, सो लेट्स हिट द टॉपिक ऑफ मार्जिन। इशिता को लग रहा है 3 आवर्स हो गए, बिल्कुल हो सकता है इशिता, आप वैसे भी थोड़े से चुप हो ना, तो कोई परेशानी की बात नहीं। चलिए यारों का, तो इधर आओ। So now we're talking about margins। पहले जैसे कि हमने रेगुलर बैच में देखा था, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा इनिशियल और मेंटेन मार्जिन पे आऊंगा। रेगुलर बैच में हमने पूरी कहानी ली थी, मार्जिन क्यों आए थे, कैसे आए थे, पढ़ाया था। एक बार ब्रीफली देखता हूं, आपको याद दिलाता हूं, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, जो मैंने आपको रेगुलर बैच में लिखवाया हुआ है ना, ये सब कि मार्जिन क्यों आते हैं, क्या, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है बेटा जी, ठीक है। फोकस 100% करना है पे, सीधा ये है आपके सिलेबस में, इनिशियल और मेंटेनेंस मार्जिन, 100% फोकस यहाँ पे। चलिए, अरे वैष्णवी की कोई नजर उतारो फटाफट से, नींबू फेंको इसकी तरफ सब लोग। चलो इधर आओ। सबसे पहले मार्जिन क्यों आया था? होता ऐसा यारों कि स्टॉक एक्सचेंज में हमने पढ़ा, डेरिवेटिव हमने पढ़ा कि लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं व्हिच विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ फ्यूचर डेट। पीपल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टुडे, पीपल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टुडे व्हिच आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ फ्यूचर डेट। पीपल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टुडे व्हिच विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ फ्यूचर डेट। अरे फ्यूचर डेट पे अगर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं किया तो क्या? फ्यूचर डेट पे अगर किसी व्यक्ति ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं किया तो क्या? इस कारण से कि यार हर एक व्यक्ति ड्यू डेट पे उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करे, हर एक व्यक्ति ड्यू डेट पे उन कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करे, इसके लिए मार्जिन का कंसेप्ट लेकर आए कि यार आप जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तभी आपसे कुछ मार्जिन ले लेंगे, इससे 20-25% का मार्जिन आपसे ले लेंगे ताकि आप डिफॉल्ट ना करो। याद आ रहा है सबको? उसके बाद में क्या हुआ, कभी कभी चलो मैंने 20-25% का मार्जिन दे दिया, उसके बाद मैंने कहा ठीक है ड्यू रेट पे बाकी पैसा दे दूंगा, अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। बीच में शेयर मार्केट है, रिस्क है बहुत सारी, बीच में मेरे को बहुत ज्यादा पोटेंशियल लॉस हो गया मार्केट में, मैंने जो ट्रांजैक्शन एंटर किया है इस ट्रांजैक्शन में मुझे बहुत सारा लॉस हो रहा है। से फॉर एग्जांपल आई हैव एग्रीड टू बाय 10,000 शेयर्स ऑफ रिलायंस आफ्टर 2 months, और आफ्टर 1 month ही रिलायंस के शेयर बहुत गिर गए और मुझे दिख रहा है यार ये तो 4-5 लाख का नुकसान है। मैंने मार्जिन कितना जमा करा है? 2 लाख। छोड़ो डिफॉल्ट कर देते हैं, 2 लाख ही तो जाएगा। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्चुअली एग्जीक्यूट किया तो 5-6 लाख का नुकसान है, इनिशियल मार्जिन को डूबने दो। सो देन क्या हुआ, जब कंसेप्ट सिर्फ इनिशियल मार्जिन का था तो प्रॉब्लम क्या आई कि लोग इनिशियल मार्जिन दे रहे हैं और बाद में अगर उनका लॉस पोटेंशियल बहुत बढ़ रहा था तो वो डिफॉल्ट कर देते थे फिर भी। तो इसलिए कंसेप्ट लेकर आए फिर बाद में किसका? मेंटेनेंस मार्जिन का। सो व्हेनेवर यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू पे इनिशियल मार्जिन, whenever you enter into a contract you have to pay initial margin, and later on if your loss exposure is increasing during the term of the contract, if your loss exposure is increasing then stock exchange can ask you to pay maintenance, मतलब broker eventually आपसे लेता है तो broker asks you to pay maintenance margin। एंड मान लीजिए आपने मेंटेनेंस मार्जिन दे दिया एक बार, ठीक है, फिर 10 दिन बाद शेयर प्राइस और गिरे और लॉस है, वो और मेंटेनेंस मार्जिन मांग सकता है। तो इनिशियल मार्जिन एक ही बार मांगा जाता है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट और हर एक को पे करना, बायर सेलर सबको। मेंटेनेंस मार्जिन अगर आपका लॉस एक्सपोजर बढ़ रहा है तो ब्रोकर आपसे मेंटेनेंस मार्जिन मांग सकता है। आई होप यू आर ऑल एबल टू रिमेंबर द कंसेप्ट। चलिए यार, सो इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, इनिशियल मार्जिन इज पेड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शन। जब आप ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं तब आप मार्जिन पे करते हैं, इनिशियल मार्जिन, बिल्कुल सही है। मेंटेनेंस मार्जिन इज पेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर चल रहा है तब पे किया जाता है मेंटेनेंस मार्जिन। वेरी लॉजिकल। सो इट इज पेड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन एंड मेंटेनेंस मार्जिन इज पेड एट द टाइम ऑफ टेन्योर, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द ट्रांजैक्शन। वंडरफुल। नेक्स्ट वर्ड, initial margin is paid as a percentage of purchase value। initial margin is paid as the percentage of purchase value, मतलब आप जब ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हैं तो 2 लाख का ट्रांजैक्शन, उसका 20% 40,000 दे दो, तो इनिशियल मार्जिन इज पेड एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज वैल्यू। वेयर एज क्लोज, आपका जो मेंटेनेंस मार्जिन है वो तो आपके जितना आपका लॉस एक्सपोजर उतना ज्यादा देना पड़ेगा। सो इट इज पेड एज अ परसेंटेज, इट इज कैलकुलेटेड बाय क्लोजिंग प्राइस, इट इज पेड एज अ परसेंटेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस। सो इनिशियल मार्जिन शुरुआत में पे करते हैं एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, सो इट इज पेड एज अ परसेंटेज ऑफ द परचेज प्राइस कि जिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो। बट मेंटेनेंस मार्जिन इज पेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो इट इज पेड एज अ परसेंटेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस, जितना गिर रहा है उतना ज्यादा होगा वैसा। नेक्स्ट, इट इज केप्ट बाय द क्लाइंट विद द ब्रोकर, दिस इज आल्सो केप्ट बाय द क्लाइंट विद द ब्रोकर। तो दोनों मार्जिन क्लाइंट को अपने ब्रोकर को ही देने होते हैं। सो दीस आर द टू मार्जिन, इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इंस्टीट्यूट ने हमारे सिलेबस में बहुत छोटा सा टॉपिक दिया इनिशियल मेंटेनेंस। इनिशियल मेंटेनेंस पे इतना बेहतरीन तरीके से उनको देना चाहिए विद एग्जांपल्स। तो इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन बहुत अच्छे से दिया जा सकता है, बट इन्होंने बहुत ही छोटा सा दिया है, तो हमने एग्जाम लुकआउट से पढ़ा। ये सब जो मैंने रेगुलर बैच में लिखा था ये सब आपके नॉलेज के लिए, ये सब अभी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। सो इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन। इनिशियल मार्जिन पेड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, paid as a percentage of purchase price, client has to give it to the broker. Wonderful. Then comes maintenance margin, paid during the tenure of the contract, paid as a percentage of the closing price, and it is also paid by the client to the broker.
वहो, और इसी के साथ ये जो खुशी मिल रही है यारों, ये खुशी असीम है। एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्रीम टॉपिक्स। ध्यान रखना, क्रीम टॉपिक्स को बहुत केयरफुली जाना। मुझे लगता है कि एग्जाम में क्रीम टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कम्स ब्लॉक डील, बल्क डील, आवर लास्ट क्रीम टॉपिक लेफ्ट। ये आपको मॉड्यूल में है ब्लॉक डील, बल्क डील। इसके लिए ऐसा एक चार्ट हमने बनाया था सबसे पहले, अच्छे से, एकदम इजी, बहुत इजी, कोई बड़ी बात नहीं। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक डील और बल्क डील। होता क्या बच्चों, कभी कभी क्या है, आपको याद है कि बल्क डील करके कंसेप्ट होता है 0.5% वगैरह, ब्लॉक डील करके भी कंसेप्ट होता है, बट एग्जाम में ये हो जाता है कि कंसेप्ट दोनों याद है, बट ये याद नहीं आ रहा है कि कौन सा वाला बल्क है, कौन सा वाला ब्लॉक है, कौन सा वाला बल्क है, कौन सा वाला ब्लॉक है, कंफ्यूजन होता है। और उसके लिए सबसे पहले दिमाग में एक डायग्राम फिट कर लो कि एक ब्लॉक बनाओ। सर ब्लॉक कैसे बनता है? ब्लॉक तो ऐसे ही बनता है, ब्लॉक तो ऐसे ही बनता है। सबसे पहले एक ब्लॉक बनाओ और उसमें लिख दिया 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, तो 10 करोड़ वाला है ब्लॉक डील। याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रहा हूं कि एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में जाके आपको कंसेप्ट याद आ जाएंगे कि ऐसा एक कंसेप्ट होता है, ऐसा एक कंसेप्ट होता है। इनमें से एक कंसेप्ट बल्क डील है, एक कंसेप्ट ब्लॉक डील। तो पहले शुरू करने के पहले डायग्राम बना के रख लो। हर एक वाला जो इसको बाद में यूट्यूब पे भी देख रहा है ना, एक डायग्राम बनाना, एक क्यूब, एक ब्लॉक बनाया, उसमें 10 करोड़ लिख दो, तो 10 करोड़ वाला जो होता है वो होता है ब्लॉक डील। याद रखना। चलो अब आते हैं यहां पे, हम लोग सबसे पहले बल्क डील को पढ़ लेते हैं। सुनो, व्हाट इज बल्क डील? बल्क डील रेफर्स टू बाइंग और सेलिंग। बल्क डील रेफर्स टू बाइंग और सेलिंग 0.5% ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल। बल्क डील मतलब क्या? किसी भी एक कंपनी के आपने इतने शेयर्स खरीद लिया, बेच लिए हैं, विच इज अमाउंटिंग टू 0.5% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, दैट इज नोन एज बल्क डील। बहुत सारा लिया, बल्क लिया। अब बल्क की ब्यूटी क्या है, कोई छोटी कंपनी के आपने थोड़े से शेयर्स लिए तो भी बल्क डील हो सकती है। बड़ी कंपनी का बल्क डील करने के लिए ज्यादा शेयर्स चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया। यहाँ पे क्या बोला है? 0.5% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। एक कंपनी टोटल कैपिटल 50 करोड़ की है, तो उसके 0.5% तो ऐसे हो जाएंगे। एक कंपनी की कैपिटल है 10,000 करोड़, उसके 0.5% शेयर्स देने में आपको पसीना आ जाएंगे। लेकिन यहां बल्क डील में क्या बोला है कि भैया 0.5% इफ यू हैव बॉट और सोल्ड 0.5% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, दैट विल बी टर्म्ड एज बल्क डील। आप मनी कंट्रोल अगर फॉलो करेंगे फ्यूचर में तो आप देखना कुछ शेयर्स के नीचे से न्यूज में आता रहता है, बल्क डील एंटर्ड ऑफ दिस अमाउंट, बल्क डील एंटर्ड ऑफ दिस अमाउंट, तो दैट इज बल्क डील। बल्क डील मतलब उस कंपनी के किसी व्यक्ति ने 0.5% शेयर्स खरीदे या बेचे। तो अगर किसी भी कंपनी के 0.5% शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं एक व्यक्ति के द्वारा, दैट इज नोन एज अ बल्क डील, दैट इज नोन एज अ बल्क डील। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। क्या पॉइंट है पहला? कैन बी ट्रेडेड ऑन नॉर्मल ट्रेडिंग विंडो। मतलब क्या? मतलब कुछ नहीं, नॉर्मली जैसे आप नॉर्मल शेयर्स पे खरीदते हो ना, आपने 10 शेयर 15 शेयर खरीदे, वैसे ही आपने मान लीजिए 5000 शेयर खरीदे, बट दिस अमाउंट टू मोर देन 0.5% शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो यहां पे वो हो जाएगा बल्क डील। तो इट इज ट्रेडेड लाइक नॉर्मल शेयर्स, तो कैन बी ट्रेडेड ऑन नॉर्मल ट्रेडिंग विंडो। नेक्स्ट, बल्क डील रेफर्स टू बाइंग और सेलिंग 0.5% ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल। बल्क डील रेफर्स टू बाइंग और सेलिंग 0.5% ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल। वंडरफुल। नेक्स्ट, जब भी ऐसा होगा, ब्रोकर हैज टू इन्फॉर्म टू स्टॉक एक्सचेंज। ब्रोकर को, जिस ब्रोकर की तो ट्रेडिंग हुई, आपको तो पता भी नहीं होगा ना 0.5% हो गया है, तो ब्रोकर को बता यार ये क्लाइंट ने 0.5% से ज्यादा शेयर्स का बायर सेल कर दिया है, तो ब्रोकर हैज टू इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज एंड स्टॉक एक्सचेंज टू इन्फॉर्म टू द पब्लिक। दिस इज पब्लिक डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ब्रोकर को स्टॉक एक्सचेंज को बताना है और स्टॉक एक्सचेंज को पब्लिक को बताना है। कब बताना है इन्फॉर्मेशन? अगर एक व्यक्ति ने एक सिंगल ट्रांजैक्शन से 0.5% कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी टोटल शेयर्स थे 1 लाख, ठीक है, 1 लाख के आपने क्या 500 शेयर्स अगर बाय कर, तो कंपनी के टोटल शेयर्स ही 1 लाख है, आपने 500 शेयर्स बाय कर लिए तो 0.5% हो गया। तो अगर आपने इतने शेयर्स बाय कर लिए एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन में, विच इज अमाउंटेड टू अ बल्क ट्रेड, देन इमीडिएटली ब्रोकर हैज टू इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन अगर आपने दिन भर में टुकड़े टुकड़ों में शेयर्स लिया है और दिन भर का, एक दिन का टोटलिटी में कैलकुलेट करते हैं तो 0.5% बल्क डील हो रहा है, तो इफ थ्रू मल्टीपल ट्रांजैक्शन किया है तो विद इन 1 आवर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग क्लोज होने के विद इन 1 आवर। तो अगर एक व्यक्ति ने बल्क ट्रांजैक्शन किया एक सिंगल ट्रांजैक्शन से, तो इमीडिएटली स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेगा उसका ब्रोकर, और अगर उसने मल्टीपल ट्रांजैक्शन से किया है तो क्लोजिंग 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, उसके 1 आवर के अंदर इन्फॉर्म करेंगे। दिस इज बल्क डील। बहुत ज्यादा आसान नहीं है क्या? 3 पॉइंट हो गए। क्या? बल्क डील रेफर्स टू अ डील ऑफ बाइंग और सेलिंग 0.5% ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल। This can be traded on regular stock, जो आपका ट्रेडिंग मैकेनिज्म है उससे, एंड द ब्रोकर हैज टू इन्फॉर्म इट टू स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज विल बी इन्फॉर्मिंग इट टू पब्लिक। कब इन्फॉर्म करना है ब्रोकर को? अगर सिंगल ट्रांजैक्शन से किया तो इमीडिएटली, और अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन से किया इन द सेम डे, देन ट्रेडिंग डे खत्म होने के विद इन 1। दिस इज बल्क ट्रांजैक्शन 0.5%। ब्लॉक डील क्या होता है? सुनना,
सेबी इंट्रोड्यूस अ सेपरेट ट्रेडिंग विंडो टू एग्जीक्यूट लार्ज ट्रेड। एग्जाम में अगर किसी एक पे क्वेश्चन आना है तो मुझे ब्लॉक डील की संभावना ज्यादा लगती है, लेकिन मैं बल्क और ब्लॉक दोनों की पढ़ाता हूं ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना। चलो, ब्लॉक डील के लिए सेबी ने एक सेपरेट कंसेप्ट लाया था। सेबी इंट्रोड्यूस अ सेपरेट ट्रेडिंग विंडो टू एग्जीक्यूट लार्ज ट्रेड। हुआ क्या था सुनना यार, कोई व्यक्ति को अगर 15,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50 लाख के शेयर्स भी लेने हैं या सेल करने हैं तो उसके लिए आसान होता है, बिकॉज ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है ना। आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अरे आप ऐसे समझो कि अगर एक व्यक्ति को कुछ 40-50 लाख का फ्लैट बेचना है तो कितना आसान है। आजकल तो 40-50 लाख में बड़ी सिटी में फ्लैट भी नहीं आते हैं, पर कितना आसान है। वहीं एक व्यक्ति को अगर 15 करोड़ का फ्लैट बेचना है तो कितना मुश्किल है। सर ऐसा क्यों? वो 15 करोड़ का वर्थ इट भी तो होगा, बड़ा होगा। अरे हाँ, बट जो लोग वैसे फ्लैट खरीद पाएंगे वो कम होंगे ना। और बेटर एग्जांपल देता हूं मैं आपको, रिलायंस का शेयर कितने का आता है? 2,000 रुपए का, 2,100 रुपए का, 2,200 रुपए का, ये एक शेयर है तो लोग लेते हैं। एमआरएफ का शेयर कितने का आता है? 80,000 का, तो लोग नहीं ले पाते हैं। अरे मेरे पास है ही 5,000 रुपए, तो मैं रिलायंस के फिर भी 2 शेयर ले पाऊंगा, मैं एमआरएफ का शेयर ही नहीं ले पाऊंगा ना। सो दैट इज द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड। इस कारण से ये कंसेप्ट समझो, एक व्यक्ति को अगर 10 करोड़ के शेयर बाय करने, वहां पे स्टॉक एक्सचेंज पे सेलर भी तो होने चाहिए 10 करोड़ के शेयर बेचने वाले। तो मैं आके ऐसा हाथ फैलाता हूं, ये 10 करोड़ के शेयर लेने का है। अरे वहां से कोई इतना बड़ा ट्रांजैक्शन होना भी तो चाहिए, कोई सेलर भी तो होना चाहिए। तो बड़े ट्रांजैक्शन के लिए स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया यार, आप दिन भर वो ट्रेडर को मिल नहीं पाते, तो उन्होंने क्या, आपको ऐसे बड़े ट्रेडर्स, यू वांट टू सेल, आपको बायर नहीं मिल रहा, यू वांट टू बाय, आपको सेलर नहीं मिल रहा, तो इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया, अंडरस्टैंड, सेबी इंट्रोड्यूस सेपरेट ट्रेडिंग विंडो टू एग्जीक्यूट लार्ज ट्रेड। उन्होंने सेपरेट ट्रेडिंग विंडो बना दी फॉर लार्ज ट्रेड। क्या होता है? 2 ट्रेडिंग विंडोज, मॉर्निंग 8:45 to 9, मॉर्निंग 8:45 to 9। हम समझते हैं 9 बजे मार्केट चालू होता है, प्रैक्टिकली 9:15 होता है, फिर भी 9:15 भी होता है, बट समझो 8:45 to 9 इज उस टाइम पे भी ट्रेडिंग होती है, बट सिर्फ लार्ज ट्रेड होती है। लार्ज मतलब 10 करोड़ से बड़ी वाली। तो अगर आपको 10 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स लेने हैं या 10 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स बेचने हैं तो स्टॉक एक्सचेंज आप ट्रेड कर सकते हैं 8:45 to 9। सो 8:45 to 9 इज अ सेपरेट ट्रेडिंग विंडो फॉर लार्ज ट्रेड्स। एंड सेकंड स्लॉट होता है आफ्टरनून में 2:05 to 2:20। एग्जाम में आप गलती करके 2 to 2:15 लिख दोगे, मैं बता रहा हूं आप लिख दोगे, पता नहीं क्यों अंदर से आएगा कि सर 2 to 2:15 लिख देते, नहीं, 2 PM 5 minutes to 2 PM 15 minutes। सो 2 विंडो हर डे में 2 बार इनके अलग सेशन होते हैं, 8:45 to 9 AM एंड देन 2:05 to 2:20। ये 2 सेपरेट ट्रेडिंग विंडो है। इस टाइम पे क्या होता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको ज्यादा शेयर्स बाय सेल करने यही आते हैं, तो उस टाइम 15 करोड़ के शेयर्स लेने हैं, तो उस टाइम पे सामने सेलर भी तो वैसे ही बैठे हुए हैं कि हाँ 50 करोड़ के शेयर्स बेचने बिक गए। सो ब्लॉक डील का कंसेप्ट लेकर आए थे। सेबी इंट्रोड्यूस्ड दिस कंसेप्ट टू एग्जीक्यूट लार्ज ट्रेड्स। There are 2 trading windows daily. One is 8:45 to 9 and one is 2:05 to 2:20. Minimum trade value has to be 10 crore. अगर आपको इस स्लॉट में ट्रेडिंग करनी है तो आपका मिनिमम ट्रेड वैल्यू होना चाहिए 10 करोड़ का। एंड स्टॉक एक्सचेंज इन्फॉर्म द डिटेल टू पब्लिक आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स। स्टॉक एक्सचेंज इन्फॉर्म करता है कि ये ब्लॉक ट्रांजैक्शंस हुए टू द पब्लिक, दैट्स ओके। तो ब्लॉक ट्रांजैक्शन एंड बल्क ट्रांजैक्शन में फर्क आपको समझ में आया? हो सकता है कभी कभी कि आपके 50 लाख से भी बल्क ट्रांजैक्शन हो जाए, 50 लाख के अपने शेयर्स ले और बल्क ट्रांजैक्शन हो जाए, बट ब्लॉक नहीं होगा। ब्लॉक कब होगा? 10 करोड़ के ऊपर। तो ये क्या था, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन अच्छे से एंटर हो उसके लिए एक सेपरेट ट्रेडिंग विंडो बनाया। तो सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ सेपरेट ट्रेडिंग विंडो फॉर लार्ज ट्रेड्स। लार्ज मतलब क्या? मिनिमम वैल्यू 10 करोड़। सर ट्रेडिंग विंडो कब है? 8:45 to 9, 2:05 to 2:20। एंड स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग डे जैसे एंड होता है, पब्लिक को बताते हैं कि आज दिन भर में कितने कितने ब्लॉक ट्रेड्स हुए। आई होप यू आर ऑल विथ मी। So these were certain super easy topics. कोई परेशानी? बल्क ट्रेड क्या होता है? 0.5% ऑफ द टोटल शेयर्स ऑफ अ कंपनी बाय सेल करती है, बल्क ट्रेड। ब्लॉक ट्रेड किसी भी कंपनी के 10 करोड़ इज द लिमिट कि 10 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स आप बाय या सेल करना चाहते हैं, ब्लॉक ट्रेड, बल्क ट्रेड। चलो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, देखते हैं आप जवाब दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो। सुनना, केयरफुली जवाब देना और मैं आपके जवाब के लिए रुकूंगा यहां पे। कैन देयर बी अ ट्रेड विच इज अ बल्क ट्रेड but not a block trade? Can there be a trade which is a bulk trade but not a block trade? Not a block trade मतलब 10 करोड़ से कम होना चाहिए। तो 10 करोड़ से कम में बल्क हो सकता है क्या? हो सकता है ना, अगर एक कंपनी में टोटल शेयर्स ही कम हुए तो 0.5% भी कम ही होगा। ठीक है, हाँ, yes or no? Yes or no? Very good, yes. So there can be a trade which is a bulk trade but not a block trade. बिल्कुल हो सकता है बेटा जी, यस 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 बोल रहे हैं आप सब, बिल्कुल हो सकता है ना। बिकॉज यार एक मान लो एक कंपनी का टोटल मार्केट कैप, टोटल उसके शेयर ही कम है, तो उसका 0.5% कम हो गया, वो 10 करोड़ हो ही नहीं रहा है। तो दिस इज अ बल्क ट्रांजैक्शन, बल्क ट्रेड, बट दिस इज नॉट अ ब्लॉक ट्रेड। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली।
कैन देयर बी, सेकंड क्वेश्चन, कैन देयर बी अ ट्रांजैक्शन, कैन देयर बी अ ट्रांजैक्शन which is a block trade but not a bulk trade? I repeat, can there be a transaction which is a block trade but not a bulk trade? Can there be a transaction which is a block trade but not a bulk trade? Think and tell me. कोई जल्दबाजी नहीं मुझे, आपके सारे ये हो चुके हैं, तो ठीक है, just try and answer me. Can there be a transaction which is a block trade but not a bulk trade? अगेन द आंसर इज यस। दो बच्चों ने नो बोला, सुनो मेरी बात को। रिलायंस का टोटल मार्केट कैप मान लो 1 लाख करोड़ का है। रिलायंस का टोटल मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 1 लाख करोड़ का हो रहा है। उसका बल्क ट्रेड करने के लिए मुझे कितना चाहिएगा? 500 करोड़। अगर टोटल मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का है, 1 लाख करोड़ का है, तो उसका बल्क ट्रेड करने के लिए मुझे 500 करोड़ का ट्रेड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 0.5% ऑफ द टोटल कैपिटल, तो 0.5% ऑफ टोटल शेयर्स करना पड़ेगा। 500 करोड़। तो मान लो रिलायंस के शेयर में मैंने 50 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए, मैंने रिलायंस के 50 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए, तो वो ब्लॉक ट्रेड तो हुआ बट वो बल्क ट्रेड नहीं हुआ ना। वो ब्लॉक ट्रेड हो गया 10 करोड़ साथ है, बट वो बल्क ट्रेड नहीं हो पाया। आपको बात समझ में आ रही है क्या? वही एक छोटी सी पिद्दू सी कंपनी ले ली, जिसका कैपिटल ही कितना है? कैपिटल ही उसका 10 करोड़ है। कैपिटल ही 10 करोड़ है उसका, मतलब उसके टोटल मार्केट कैप भी 10 करोड़ है मान लीजिए, ठीक है। मार्केट कैप भी 10 करोड़ है, उसके अंदर 10 करोड़ अगर मार्केट कैप है, तो ये मैं मान लीजिए मैंने 1 करोड़ का भी ट्रांजैक्शन किया। 1 करोड़ तो 10% हो गया। मैंने 1 करोड़ छोड़ना, मैंने उसका 1 लाख शेयर का भी 1 लाख का भी ट्रांजैक्शन किया, 1 लाख का भी किया है, तो बल्क हो गया बट वो ब्लॉक नहीं है। आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? So do you all agree with me? There can be a transaction which is not a bulk transaction but can be a block transaction. There can be a transaction which is not a block transaction but can be a bulk transaction depending on the size of the company ना। अरे ऐसा है कि छोटी सी कंपनी है तो उसका तो इतना सा ट्रांजैक्शन भी बल्क ट्रांजैक्शन हो जाएगा, लेकिन वो ब्लॉक नहीं होगा। और बहुत बड़ी कंपनी है तो उसमें 15-20 करोड़ का ट्रांजैक्शन ब्लॉक तो हो जाएगा बट वो बल्क नहीं होगा। दोनों डिफरेंट कंसेप्ट्स, तो इनको मिक्स करने की कोशिश ना करें। दोनों डिफरेंट कंसेप्ट्स, इनको मिक्स करने की कोशिश ना करें। ऐसा मत सोचो कि एक्सक्लूसिव है कि एक ट्रांजैक्शन अगर बल्क हो गया तो वो ब्लॉक नहीं हो सकता। बल्क छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन देयर बी अ ट्रांजैक्शन व्हिच इज नीदर बल्क ट्रांजैक्शन नॉर ब्लॉक ट्रांजैक्शन? ऐसा ट्रांजैक्शन हो सकता है क्या जो ना तो बल्क ट्रांजैक्शन है ना ब्लॉक ट्रांजैक्शन है? ऐसा हो सकता है क्या? टेल मी। कैन देयर बी अ ट्रांजैक्शन which is not a bulk transaction nor a block transaction? Tell me. पॉसिबल है क्या? ऐसा ट्रांजैक्शन हो सकता है क्या? नॉट अ बल्क नॉट अ ब्लॉक, नॉट अ बल्क नॉट अ ब्लॉक, नॉट अ बल्क नॉट अ ब्लॉक, हो सकता है क्या? हो सकता है ना। अरे गधों, आप जो ट्रेडिंग करते हो, ये आप जो 2500 के शेयर लेके बेचते हो ना, ए भगवान करे आप लोग ट्रेडिंग नहीं करते, मुझे पता है। कोई ट्रेडिंग करता है, 5000 के शेयर ले लिए, 6000 के ले लिए, 7000 के ले लिए, तो ये ना तो बल्क है ना ब्लॉक है, ना तो बल्क है ना ब्लॉक है, राइट। चलो एक और क्वेश्चन। Can there be a transaction which is a bulk transaction as well as block transaction? Can there be a transaction which is a bulk transaction as well as block transaction? Can there be a transaction which is a bulk transaction as well as block transaction? Answer me. Answer me. Can there be a transaction which is a bulk transaction as well as block transaction? Tell me. Can there be a transaction which is a bulk transaction? Yes, of course, yes. अरे मान लो एक कंपनी रिलायंस है, रिलायंस का 1 लाख करोड़ है, उसमें मान लीजिए हमने 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर लिया, तो 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है वो बल्क भी हो गया और 10 करोड़ से ज्यादा है तो ब्लॉक भी हो जाएगा। सो आई होप ये जो मैं लास्ट के 4 क्वेश्चन है, इससे आपके दिमाग की बत्ती थोड़ी और क्लैरिटी होगी, खुल गई होगी, सर दिखा होगा पर खुल गई होगी कि हाँ बल्क और ब्लॉक अलग कंसेप्ट होते हैं। अरे कोई भी कंपनी के 0.5% शेयर्स हमने बाय या सेल किए तो वो बल्क हो जाता है, और हमने अगर 10 करोड़ के शेयर्स बाय या सेल कर रहे हैं तो वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक के लिए एक सेपरेट ट्रेडिंग विंडो बनाए जिससे कि इजीली आपको बायर या सेलर मिल सके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। वेरी गुड युक्ता। युक्ता आपने एकदम उसको फॉर्मूले में लिया है, बट इतना हमें फॉर्मूला वाइज करने की मतलब इतना आप खुद को मोनोटोनस मत बनाओ, है ना। स्ट्रिक्ट रखो, कंसेप्ट समझ में आ गया, बहुत अच्छे हो जाएगा। एंड दैट विल बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन एंड वी आर डन विद ऑल द क्रीम टॉपिक्स ऑफ पार्ट बी। चलिए यार, मैं मेरी तरफ से एक बात आपको वापस बता देता हूं। वैसे मैं ये आई बीन सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि बेटा जी इस बार समा काफी अलग है,
जनरली मैं कैसा बिलीव करता हूं, मैं बिलीव करता हूं कि एग्जाम के 1 महीने पहले मेरी तरफ से बच्चों को जो मुझे रिवीजन मैराथन करना है लेके खत्म कर दूं और बच्चे मस्ती से पढ़ाई करते रहे उसके बाद में। लेकिन इस बार समय थोड़ा सा अलग है और ये मैं बिल्कुल समझ सकता हूं और इस कारण से एग्जाम तक मैं आपके साथ में बने रहने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर एग्जाम के साथ में सिर्फ मैं ही बना रहा तो आपको सेल्फ स्टडी का समय नहीं मिलेगा, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। इसलिए टाइम एंड अगेन बैक टू बैक बीच बीच में कुछ ना कुछ आपके लेके आता जा रहा हूं जिससे कि आपका मोटिवेशन लेवल बना रहे। तो अभी हमने क्या कर लिया, हमने पार्ट बी के सारे क्रीम टॉपिक्स खत्म कर लिए। मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सेशन में एक जो मैं सेशन पक्का लेना चाहता हूं दैट इज ऑन टेक ओवर कोड का सेशन में पक्का लूंगा और मैं पार्ट बी के जो रिमेनिंग चीज है ना उसका भी एक सेशन लेने की कोशिश करने वाला। ठीक है, तो आप एकदम चिल रहो, यू डोंट फोकस ऑन सर अगला ही व्हाट यू हैव टू फोकस इन योर सेल्फ स्टडी। बेटा जी आप सबने अच्छे से डिटेल में सब पढ़ा है ना, पूरे सिलेबस में सब कुछ अच्छे से पढ़ चुके हैं, राइट? तो आपने कोशिश करना है कि जी जान से सेल्फ स्टडी करो। और हाँ, ये जो सेशन होता है एकदम मोटिवेटिंग थोड़े सेशन हो जाते हैं आपके कि हाँ इसमें थोड़ी पढ़ाई का हाँ माहौल बन गया, ओके यू आर इन अ क्लास, दैट फील, बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड यू आर दोस किड्स हु हैव नॉट इवन सीन द क्लासरूम एंड यू विल बी राइटिंग द एग्जामिनेशन। माय गॉड, इन माय करियर आई हैव नॉट सीन इट। तो बेटा जी आई कैन रियली अंडरस्टैंड, बट आप मस्ती से रहो, आप बस अपना पार्ट अच्छे से करते चलो, ठीक है ना? जी जान से पढ़ते चलो और मैं और बाकी टीचर्स आपके बीच बीच में मिलते रहेंगे, ठीक है? सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो एंड खूब आगे बढ़ो। मेक मी प्राउड, मेक एवरीवन अराउंड प्राउड। ओके, चलो यार, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। यस, आपको गाना सुनाने वाला हूं ना, वो गाना सुनाऊंगा, सेशन हो जाएगा। बेटा जी जिनके एकदम एग्जाम सर पे ना वो यहां से एग्जिट कर सकते हो, बात खत्म हो गई। थैंक यू सो मच फॉर नाइस सेशन, पेशेंस एंड आई विल सी यू पीपल फॉर अनदर नाइस सेशन। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और बाकी बच्चों एक बहुत प्यारा गाना सुनाता हूं आपको। चलो, एकदम मोटिवेशन लेवल हाई ना यारो, मोटिवेशन लेवल को सुपर हाई रखा करो, मोटिवेशन लेवल को सुपर हाई रखा करो, एकदम दीवाना। अरे मैं आपको कह रहा हूं, आपको किसी की जरूरत नहीं, आपको मेरी जरूरत, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद को स्थिर रखने की जरूरत है बेटा जी। आप बस खुद को स्थिर रखो ना और कोई ताकत आपको हिला नहीं पाएगी। सिर्फ खुद को स्थिर रखो, सिर्फ खुद को स्थिर रखो, ठीक है? श्रद्धा, रोल ऑफ सीएस का चार्ट मैंने कब से शेयर कर दिया है, आपको बताया ना, ड्राइव लिंक पे जाना है, आपको मिल जाएगा। रोल ऑफ सीएस का चार्ट कब से शेयर है वहां पे, देखो बेटा जी मैं आपको बता देता हूं, आप कभी भी ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं अननेसेसरी। रोल ऑफ सीएस का चार्ट देखो, structure.com, फ्री डाउनलोड्स, सीएस एग्जीक्यूटिव, इंपॉर्टेंट ड्राइव लिंक, ये बेटा जी मैंने आपको बताया हुआ, राइट? यहां पे मैं जाता हूं और आप बच्चों का था बैच सिक्योरिटीज लॉ 8, सिक्योरिटी लॉ 8 नोट्स, क्लिक किया मैंने सिक्योरिटी लॉ 8 के नोट्स पे, ये आया। इसमें मैं कहां देखूं, एडिशनल टॉपिक्स में है क्या रोल? ये देखो बेटा जी, रोल ऑफ सीएस। तो ये एक चार्ट में आपका पूरा रोल ऑफ सीएस है, ठीक है? तो बेटा जी मैंने आपको क्लास में भी कहा था कि अगर मैं कभी भी मुझे आप बच्चों को कुछ भी देना होगा ना, तो ये आपका पूरा रोल ऑफ सीएस है। यहाँ पे आपके क्या है, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 हर एक जगह पे अलग अलग जगह पे रोल ऑफ सीएस दिया है। तो मैंने ये 2 पेज में पूरे चैप्टर्स का रोल ऑफ सीएस को कंप्रेस कर दिया आपके लिए, आपको परेशानी नहीं होगी और रिपीटेड पॉइंट्स यहाँ पे, ठीक है बेटा जी? चलो, कोई चिंता की बात नहीं है। कभी भी मुझे आप बच्चों को कुछ भी देना होगा तो मैं इस ड्राइव के माध्यम से आप तक पहुंचा देता हूं, कुछ भी अगर मुझे आपको देना होता है। ओके, चलिए यार, तो अब आपको एक बहुत प्यारा सा गाना सुनाऊंगा, एंड द सेशन इज गोइंग टू बी ओवर। और जिस बच्चे को मतलब एकदम आई अंडरस्टैंड एग्जाम सिर पे पढ़ाई करने जाना है, मस्ती में चले जाओ, बहुत ही प्यारा गाना है। मैं उस गाने को कैसे ढूंढेगा, बस ये संघर्ष है। जिन बच्चों को लग रहा था कि मैं गाना गाने वाला हूं, उनके लिए 2 मिनट का मौन। उसका नाम रुको, बहुत भरता हूं, व्यक्ति का नाम मुझे याद आ जाए बस, गाना सुनाता हूं, दीवाने हो जाओगे, दीवाने हो जाओगे। चल, Studio, your shoppable fashion content feed. Get inspired by thousands of fashion influencers and buy their look. Ladies and gentlemen, please put your hands up. ऐसा क्यों आ रहा है? Yes. And gentlemen. Yes, people. Enjoy yourself, okay? बहुत भारी गाना है, इसको मस्ती से सुनो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। Okay, enjoy yourself, and that'll be all from my end.
थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस। खूब खूब बढ़ो और खूब खूब आगे बढ़ो। मेरी तरफ से जो सपोर्ट है वो आपका बना रहेगा। कुछ ना कुछ आप बच्चों के लिए मैं लाता रहूंगा, एकदम निश्चित रहो। ओके, खूब खूब पढ़ो, खूब खूब आगे बढ़ो, आपकी मेहनत आपको आगे लेके जाएगी। बाय बाय। Gentlemen, please put your hands up for Vice Admiral Girish Luthra. Yes, that's right, ladies and gentlemen. Our CNC, who has kindly consented to sing a song for his troops on the occasion of Golden Jubilee. He'll be singing a soulful melody, a big hit of this year, Ghar Se Nikalte Hi. घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। पहली यस पीपल, रुक जाओ। यस बेटा जी, सुनो ना, दो चीजें याद आ गई मेरे को, ठीक है। तो अब आप, मैं आपसे क्या चाहता हूं कि ये आप मस्ती से YouTube पे सर्च करोगे ना, जस्ट सर्च गिरीश लूथरा। इस व्यक्ति ने गाना गाया, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही प्यारा, आप दीवाने हो जाओगे। मैं क्यों नहीं दिखा रहा हूं, मुझे याद आया कि कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाएगी और ये पूरा हमने लेक्चर जो रिकॉर्ड किया ना YouTube वो करने नहीं देगा, तो अननेसेसरी कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाएगी। लेट्स नॉट टेक दैट चांस। ओके, अपन का कोई इंटेंशन भी नहीं है, अपना इंटेंशन है कि बेटा जी कि वो आप देख लो आराम से, अननेसेसरी कॉपीराइट स्ट्राइक का रिस्क नहीं लेते, ठीक है। तो इस कारण से इसको मैं प्ले नहीं करता हूं, बट आप बच्चों से मैं रिक्वेस्ट है कि प्लीज देखिएगा एंड यू विल रियली लव इट। ओके, चलो एंजॉय योरसेल्फ, बाबा टाटा बाय, ठीक है। चलो कहता हूँ बाय 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 बाय। बहुत अच्छी बात है, आवाज नहीं आ रही थी, बहुत अच्छी बात है। चलो कहता हूँ बाय बाय पीपल, बाय 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 बाय। इसको 100% सर्च करके देखिएगा। ओके, बाय। श्रद्धा बोल रही है आप तो गा सकते हो ना। अरे मेरा पता है ना, वो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए ना मैंने, तो ऐसे मैं गा नहीं सकता, है ना। गधों, है ना, गाना गा लूं, डांस कर लूं ना, ऐसा है ना, वो पहन के आ जाता हूं ना, पहन में कि पद गुंगरू नाचे मीरा नाची थी, बेशरम। बाय, गुड नाइट, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, मेक मी प्राउड, मेक एवरीवन अराउंड प्राउड। बाय बाय।